डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जिस वीडियो का आपको सबसे बेसब्री से इंतजार रहता है वो है आपके सामने और आपका है स्वागत लास्ट मिनट टिप्स पार्ट 1 में। यस, मैं 2 पार्ट में कर रहा हूं। ये CUET PG MA पॉल साइंस के लिए और ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, आपको पता है, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से हम लोग कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन, ट्रिविया, जीके सब डिस्कस करेंगे, जिसको कि लास्ट मोमेंट में आपको दिमाग में एटलीस्ट रख करके जाना है। सो लेट अस बिगिन। ये मुझे अलाउ कीजिए फिर से एक बार कहने को कि CUET PG गाइड अभी भी यदि आप खरीदते हैं तो आपका स्कोर बढ़ाने में ये हेल्प कर सकता है। इवन लास्ट 24 आवर में ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस हमेशा के लिए फेवरेट है किसी एग्जाम के लिए, और यदि आप DUET या अन्य एग्जाम दे रहे हैं तो ऑल टाइम फेवरेट एंट्रेंस टेस्ट की गाइड ले लीजिए। ये amazon.in पे अवेलेबल है। आपको सीधा सर्च करने के लिए पॉल साइंस हेल्प लिखना है उसके सर्च में amazon.in में, और किंडल ऐप जिसमें कि आप लॉग इन करते हैं सेम यूजर आईडी पासवर्ड से जो amazon.in का है, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक हैं टू टैकल MCQ स्पेसिफिकली CUET PG के लिए वो देखते हैं। पहला जो रूल है वो सभी जगह लागू होता है, चाहे कंप्यूटर बेस्ड हो चाहे पेपर बेस्ड हो। जो क्वेश्चन आपको सबसे आसान और एकदम डेफिनेटली आते हैं उसको तो बिना कोई वक्त गवाए हुए सबसे पहले आप टिक मार लीजिए। मे बी 10 to 15 मिनट में आप 50 क्वेश्चन जो है उसको टिक मार लीजिए। तो ये मैं फर्स्ट आपको बता रहा हूं। सेकेंड ये है कि जो अब क्वेश्चन रिमेनिंग बच गए उसमें अब आप पहले क्या कीजिए, डाउटफुल MCQ है आपके लिए, आप श्योर नहीं है, पहले 50-50 गेम खेलिए। इलिमिनेट द मोस्ट अनलाइकली ऑप्शन। मोस्ट अनलाइकली कैसे होते हैं? बहुत क्रूड स्टेटमेंट होते हैं। कुछ यदि 3-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता है। अपने गट फीलिंग पे जाइए। यदि मैचिंग टाइप का MCQ है तो आपको पता है कि एक भी यदि आप मैच जानते हो, एक भी, तो आपको पूरा 4 का 4 क्रैक हो जाता है। इस टाइप से ही ऑप्शन आसान दिए रहते हैं। CUET में ऐसे हो सकते हैं। यदि मोर देन वन ऑप्शन आपको यदि करेक्ट लगता है तो ऐसा होता है ना, ऑप्शन में लिखा रहता है ऑप्शंस 1 2 3 2 3 4 लाइक दिस। यदि आपको लगता है कि एक ऑप्शन जो है 3 तो हो ही नहीं सकता है, मतलब जो आपको 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिया है, तो वो 3 जहां जहां है उसको कट कर दीजिए। हो सकता है कि आपको वो आंसर ही मिल जाए, क्रैक हो जाए। ये मैं कहना चाह रहा हूं। इन केस ऑफ ऑप्शंस कंटेनिंग स्टेटमेंट, यदि ऐसा है, एक स्टेटमेंट ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, तो सबसे बड़ा स्टेटमेंट सही होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप ये ह्यूमन आलस के चलते होता है। जो सही स्टेटमेंट होता है वो तो कॉपी पेस्ट करके लाई जाती है, बाकी जो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है उसको सेटर को बनाना पड़ता है, तो बनाने में आलस लगता है तो थोड़े थोड़े लिखते हैं, ये कारण। देन इफ मोर देन वन ऑप्शन सीम्स करेक्ट, कई बार आपको लगेगा कि अरे ए भी सही लग रहा है, बी भी, तो बेस्ट ऑप्शन चुनिए। ये मैंने कई बार बोला है कि MCQ में बेस्ट ऑप्शन चुनना है, केवल करेक्ट ऑप्शन नहीं। हो सकता है कि मिलता जुलता 2 ऑप्शन आपको सही लगे, जो बेटर ऑप्शन है उसको चुनिए। आगे है कि गेस करे या नहीं। इसमें देखिए आपको 4 मार्क्स सही पे हैं, 1 मार्क्स निगेटिव है। इसका मतलब 1/4 25%, बहुत कम जो है ये मॉडरेट निगेटिव है। इसका मतलब है कि आपको गेस करना है। यस, गेस इंटेलिजेंटली करिए। अब मान लीजिए कि आपने सारे जो पिछले पेज पे मैंने दिया 25 क्वेश्चन में से आप समझिए कि 10 क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई क्लू नहीं है कि इसमें से कौन सा। 50-50 गेम भी नहीं खेल पा रहे, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, स्टेटमेंट मैचिंग कुछ नहीं। वैसे में मैं कहूंगा कि लॉ ऑफ एवरेजेस का जो है इस्तेमाल कीजिए, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कीजिए, प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कीजिए, और रिमेनिंग सारे में एक ही ऑप्शन, मतलब या तो ए या बी या सी या डी। ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बी सी। क्यों? अगेन सेटर जो है वो छुपा के रखना चाहता है अपने आंसर को, जैसे कि कोई खजाना हो, तो वो बी और सी देने में। वैसे अभी कोई ज्यादा वैलिड नहीं रह गया, ऑलमोस्ट 50%, सॉरी ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यदि आप प्रोबेबिलिटी देखिए तो ए में भी 25, मतलब 100 क्वेश्चन को उठाइए तो ए में 25 होंगे, बी में 25, सी में 25 और डी में 25, इस टाइप का। तो कोई भी ले लीजिए, लेकिन बी सी स्टिल आई विल प्रेफर। और सब में लेकिन यही है कि बी 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 ऐसा करना है, ये नहीं कि किसी में ए किसी में बी, तब नहीं लॉ ऑफ एवरेजेस काम करेगा। और देखिए क्या होता है, कैसे लॉ ऑफ एवरेजेस काम करता है। सपोज 10 क्वेश्चन में आपने बी बी मार दिया, सब में बी। लॉ ऑफ एवरेजेस ये कहता है कि आपका 1/4 सही होगा ही होगा, तो 2.5 मतलब करीब 3। मान लीजिए कि 3 सही हुआ, यदि एवरेज आपका लक है तो, और 7 गलत हुआ, तो आप कितना मार्क्स लूज करेंगे? 7 मार्क्स। आपको मिलेगा कितना? 3 × 4 12 मार्क्स। आपको नेट 5 मार्क्स का गेन हो गया, और वो मेक और ब्रेक हो जाएगा आपके और JNU के बीच में या किसी और टॉप यूनिवर्सिटी के बीच में।
अब आइए रीजन एडजेसेंट टाइप एमसीक्यू, जिसमें कि बहुत रिक्वेस्ट मुझे की गई है। मैं 4 आपको एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं। पहले तो मैं फिर से बोलूंगा कि सेटर को खासी इसमें परेशानी है, उनकी परेशानी, आपकी नहीं। उनको सेट करना मुझे नहीं लगता कि वो ठीक से जानते हैं, क्योंकि जिस तरह सेट करते हैं, मैंने यहां पे सेट करने की कोशिश की है। आप देखिए रीजन एडजेसेंट टाइप में होता क्या है कि 2 स्टेटमेंट है। एजर्सन इंग्लिश में मतलब होता है स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, मतलब यू एजर्ट, यू से कि सूरज पूरब में उगता है, ये एक एजर्सन है। रीजन यदि आप देते हैं तो आप कह सकते हैं कि सूरज पूरब में उगता है क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट जो है रोटेट करती है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया कि सन राइजेज इन द ईस्ट, एजर्सन। रीजन में आएगा अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये होगा आंसर ए, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहां ध्यान रखिए कि रीजन जो है, कहने को रीजन है, लेकिन अपने आप में सेल्फ स्टैंडिंग स्टेटमेंट होना चाहिए। मतलब आप यहां ये नहीं लिख सकते हैं, जैसे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट होना चाहिए अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिकॉज, ड्यू टू, लाइक, मतलब इस रीजन स्टेटमेंट को अपनी टांगों पे खड़ा होना चाहिए। इसको एजर्सन के साथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और उसको एक्सप्लेन भी करना चाहिए। ये है रीजन एजर्सन टाइप आंसर क्वेश्चन। अब इसमें जो 4 ऑप्शन होते हैं, पहला होता है कि दोनों सही हैं अपने आप में, और रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन करता है एजर्सन को। दूसरा है कि दोनों सही तो हैं लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता ए को। और सी डी बहुत आसान है कि एजर्सन जो है वो सही है लेकिन रीजन फॉल्स है, और ये उल्टा है, एजर्सन ही फॉल्स है, रीजन सही है। नॉर्मली ये रहता है, वैसे पढ़ लीजिएगा, कहीं कहीं पे सेटर इसको उलट पलट भी देते हैं, तो ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, लेकिन जनरली ऐसा रहता है, ये स्टैंडर्ड ऑप्शन है। अब पहला एग्जांपल देखिए, मैंने चारों टाइप का दिया है। लाइक रॉल्स एंड कांत, गांधी जी वॉज ए डिओन्टोलॉजिस्ट। यहां तो पहले आपको डिओन्टोलॉजिस्ट का मीनिंग समझना पड़ेगा। डिओन्टोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है कि जो ये कहते हैं कि जो जिस मीन से, माध्यम से आप किसी कार्य को करते हैं, वो भी उतना ही पवित्र, मोरल, इथिकल होना चाहिए जितना आपका एंड है। बाय हुक एंड बाय क्रूक सफलता प्राप्त करना ठीक नहीं है। ये है डिओन्टोलॉजिस्ट। इसका उल्टा है टेलियोलॉजिस्ट, लाइक यूटिलिटेरियनिज्म, मतलब अंत भला तो सब भला, बाय हुक एंड क्रूक आपको सफलता दिलाना। तो रॉल्स एंड कांत की तरह गांधी जी वॉज ए डिओन्टोलॉजिस्ट, ये सही है, ये ट्रू है। तो पहला आपको टिप्स में बता रहा हूं कि दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग ट्रू फॉल्स कर लीजिए। यदि हम ट्रू फॉल्स करते हैं तो ये निकलता है ट्रू। अब रीजन देखिए, फॉर गांधी जी नॉट ओनली द एंड और गोल बट ऑल्सो द मीन्स और मीडियम शुड बी मोरली करेक्ट एंड इथिकल। अपने आप में देखिए स्टेटमेंट सेल्फ स्टैंडिंग है, इसको एजर्सन के साथ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। यदि इसको ट्रू फॉल्स पे आकिएगा तो ये भी आपको ट्रू है। और आप देखिए ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये पूरा डिओन्टोलॉजिस्ट को बता रहा है क्या होता है, तो ये बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसमें सही ऑप्शन है ए। अब दूसरा देखिए, इफ रियलिज्म इज द सोल, लिबरलिज्म इज द बॉडी ऑफ आईआर थ्योरीज। ये सही है, ये एकदम एक्सेप्टेड एक तरह का स्टेटमेंट है कि रियलिज्म जो है वो आत्मा है आईआर थ्योरीज की, लेकिन जो उसका पूरा बॉडी कह लीजिए वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो जो है लिबरलिज्म है। तो ये ट्रू है। लिबरलिज्म, रीजन स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, लिबरलिज्म बिलीव्स इन इफिकेसीज ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रेजिम्स इन मॉडरेटिंग द बिहेवियर्स ऑफ स्टेट। ये अपने आप में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। गौर कीजिए, इफ रियलिज्म इज द सोल, लिबरलिज्म इज द बॉडी ऑफ आईआर थ्योरी, अपने आप में अलग है। यहां लिबरलिज्म के बारे में कुछ बताया जा रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि क्यों रियलिज्म जो है सोल और लिबरलिज्म एक बॉडी है, कुछ नहीं कह रहा है। इसका मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ सी द थर्ड, David Easton contributed significantly to behavioralism as well as to post-behavioralism. यहाँ टू छूट गया, to post-behavioralism. ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। डेविड ईस्टन एडवोकेटेड फैक्ट वैल्यू सेपरेशन, ये गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि उन्होंने फॉल्स फैक्ट वैल्यू इंटीग्रेशन को जो है बेसिकली उन्होंने एडवोकेट किया था, इसलिए उन्होंने 7 क्रेडो ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी एडवोकेट किया। तो यहां क्या हो जाएगा, सी, assertion is true but reason is false। चौथा स्टेटमेंट देखिए, in parliamentary system there is strict separation between executive and legislature। ये false है ये स्टेटमेंट। इनफैक्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में घालमेल होता है, दोनों मिक्स होते हैं। रीजन क्या कर रहा है, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम executive come out of legislature and remains responsible to the latter। मतलब
रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर से ही पैदा होते हैं। आपको पता है कि जो लोकसभा होती है, राज्यसभा, उसी से मिनिस्टर निकलते हैं। वो पहले लेजिस्लेचर होते हैं और फिर वो मिनिस्टर बनते हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में दोनों में घालमेल होती है। तो रीजन अपने आप में सही स्टेटमेंट है और एजर्सन अपने आप में फॉल्स स्टेटमेंट, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। आपको फेयर आइडिया मिल गया होगा कि रीजन एजर्सन टाइप क्वेश्चन पहले तो कैसे सेट होने चाहिए, ये मैं बताना भी चाहता हूं, और यदि कैसे उसको टैकल करना है। अब आइए कि रियल में आपको क्या होगा। रियल में बहुत आपको पुअर टाइप के क्वेश्चन रीजन एजर्सन मिलेंगे। वहां पे मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूं कि यदि पहले आप क्या कीजिए कि दोनों स्टेटमेंट को, रीजन एजर्सन को, अपने आप में तौलिए। फर्स्ट कुछ मत सोचिए, इसके बारे में तो अभी सोचिए ही मत। पहले ये देखिए कि सी और डी तो नहीं हो रहा है, मतलब दोनों ट्रू है या नहीं। एक चीज याद रखिए, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं, ये बहुत मजेदार बात है। दोनों फॉल्स हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब यदि एक फॉल्स है डेफिनेटली, तो आपको दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो जरूर ट्रू होगा। आप ये बात याद रखिए। इसका मतलब यह है कि यदि आपको एजर्सन फॉल्स मिल गया तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑप्शन डी सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपको रीजन फॉल्स मिल गया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन सी सेलेक्ट कर लीजिए। आपको ए बी देखना ही नहीं है। जब दोनों ट्रू मिलता है तब आपकी परेशानी बढ़ जाती है। तो आपको देखना है कि ये ए होगा या बी होगा, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि नहीं भी करे, लगभग भी एक्सप्लेन करे, गो विथ ए। यही मैं टिप्स देना चाहता हूं। अब ये बहुत अजीब सी बात है कि सेटर जो है थोड़े बहुत भी यदि वो फेंटली भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिलेटेड भी हैं, तो ए पे वो जा रहे हैं, तो आप भी ए पे जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, अब यहां से जो है मैंने बिल्कुल सीयूईटी सिलेबस के तरह लिया है, एकदम एक एक टॉपिक उसका, और उस पे मुझे जो समझ में आया मैंने एक तरह से बक दिया है। मतलब जितना मैं बोल सकता हूं, आप इसको स्लो करके, फास्ट करके 2-3 बार देख लीजिएगा, आंख बंद करके सुन लीजिएगा, रात में सोते हुए भी आपको बहुत फायदा हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो से। और यहां पे मैं फिर से एक बार आपको मैं कहना चाहता हूं कि आई एज्यूम, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने सीयूईटी गाइड खरीदा है, उसको अच्छे से बहुत बार रिवाइज किया, आपने ठीक से पढ़ा है। ये ऐसी कोई रिवीजन नहीं है कि बस चमत्कार है, आप सुन लीजिए और एग्जाम, ये जस्ट लास्ट मिनट आपके दिमाग में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट बस कह देने की है, जिसको ध्यान में रखिए। सो लेट अस बिगिन। और यदि अभी तक आपने नहीं लिया है सीयूईटी गाइड तो अभी भी आप ले सकते हैं, उसके लिंक दी गई है। प्लेटो की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए उनके जस्टिस को। इनफैक्ट उनका जो रिपब्लिक बुक है दैट इज कंसर्निंग जस्टिस, उनकी जो पूरी थॉट है, पॉलिटिक्स जो है वो न्याय के लिए होना चाहिए। पॉलिटिकल अरेंजमेंट या सोशल अरेंजमेंट न्यायपूर्ण होना चाहिए, उसी पर पूरा उनका फोकस है। वो जस्टिस को कई तरीके से निरूपित करते हैं या डिनोट करते हैं। उनका कहना है कि यह हार्मनी ऑफ सोल है। जिस तरह सोल के 3 खाने होते हैं, वो 3 खाने में बांटते हैं। एक आत्मा को, किसी इंडिविजुअल का कहते हैं कि उसमें विजडम होती है, उसमें स्पिरिट होती है जो करेज है, और उसमें एपेटाइट होती है, हमें किसी चीज की चाहत होती है। और उसी 3 खाने में समाज को बांट देते हैं। जो विजडम से जो प्रेरित जो इंडिविजुअल होते हैं वो फिलोसफर किंग होते हैं, उनको रूल करना चाहिए आइडियल स्टेट में। जो स्पिरिट या करेज से गाइडेड होते हैं, जिनकी आत्मा, उनको सोल्जर होना चाहिए, उसको सोल्जर क्लास में बांट देते हैं। और जिसमें एपेटाइट, जिसमें ज्यादा हो, मतलब कि जिसको ज्यादा चीजों से लगाव हो, जो मेटेरियलिस्टिक थिंग है और वो कर्म करना चाहते हो, तो वो जो है प्रोड्यूसर क्लास बने। और उनका कहना है कि हार्मनी ऑफ सोल, यदि वो हार्मनी ऑफ क्लासेस में दिखती है तो उस समाज में जस्टिस होता है, वो जस्ट समाज है। तो ये एक फंक्शनलिज्म पे बेस्ड है कि आपकी एप्टीट्यूड जिस तरह से नेचर या गॉड ने बनाई है, उसके अनुसार से आपको समाज में जो है काम दिया जाए। इसी पे वर्ण व्यवस्था भी हिंदू समाज में थी, जो बाद में अपभ्रंश होकर के जाति व्यवस्था में बदली और वो एक तरह से वंशानुगत हो गई। लेकिन पहले जो है वो ऐसे देखा जाए तो वो प्लेटो के जैसा ही जो है कर्म पे आधारित डिवीजन ऑफ लेबर था समाज में, फंक्शनलिज्म। तो उनकी जो जस्टिस है वो फंक्शनलिज्म पर आधारित है। ये हायर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। उनकी आइडियल स्टेट जो है वो बहुत फेमस है, आपको पता है। उस पर फिलोसफर किंग को शासन करना चाहिए, और जो स्पिरिट से गाइडेड होते हैं सोल्जर। फिलोसफर किंग और सोल्जर को उन्होंने कहा कि वो गार्जियन क्लास है, और जो प्रोड्यूसर हैं वो नॉर्मल, जो सामान्य जन हैं, जो कि खेती करते हैं, व्यापार करते हैं और एपेटाइट से गाइडेड होते हैं, वो अपने परिवार के साथ सुख सुविधा से रहते हैं। उनका यह कहना था कि जो गार्जियन क्लास है
उसको उस तरह से सामान्य जीवन नहीं जीना है जैसे कि प्रोड्यूसर क्लास जीते हैं, क्योंकि वो राज करते हैं, और जो राज करते हैं उनको सेक्रीफाइस करना है, तो उनको कम्युनिज्म में रहना है, उनको बैरक जैसे होता है वैसे रहना है, उनको ना तो अपने परिवार के साथ रहना है, ना कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड करनी है। इसको कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी कहा गया। ये उन्होंने स्पार्टा से लिया था, ये जो थॉट थी कि इस तरह से जो है जो करप्शन है वो खत्म हो जाएगी, निपोटिज्म जो है, भाई भतीजावाद जो है, वही खत्म हो जाएगी यदि हम जो गार्जियन क्लास है या राजा वाला क्लास है उससे हम प्रॉपर्टी एंड फैमिली को ही जो है अलग कर दें, क्योंकि सारे जो करप्शन होते हैं इन्हीं दो चीजों के चलते होते हैं। उनके अनुसार से जो स्टेट था वो, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 खाने सोल के हैं और 3 खानों में जो है वो क्लास बटा हुआ है। तो उनका कहना था कि इंडिविजुअल को यदि आप बड़ा से बड़ा कर दो तो वो आपको राज्य जैसा दिखने लगेगा, तो स्टेट इज नथिंग बट इंडिविजुअल रिट लार्ज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वो रैशनलिज्म के एक बहुत बड़े प्रणेता थे। रैशनलिज्म मतलब ये होता है, इसको ट्रांसडेंटल नॉलेज कहते हैं। नॉलेज का सोर्स केवल जो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, आंख बंद करके 20 साल तपस्या करके यदि किसी को कोई ज्ञान मिलता है, आप गौतम बुद्ध को याद कीजिए, तो वो रैशनलिज्म है, मतलब अदर वर्ल्डली है वो इनफैक्ट यहाँ पे उनका थ्योरी ऑफ फॉर्म भी आ जाता है। थ्योरी ऑफ फॉर्म भी रैशनलिज्म पे आधारित है कि एक पूरी दुनिया है जो इंटेलिजिबल दुनिया है, जो विजिबल दुनिया से अलग है, वो दुनिया नॉलेज की है, ट्रू नॉलेज की है, और उसको देखने के लिए आपको ज्ञान का जो है आंख चाहिए, और उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। और उस दुनिया जो है, दैट वर्ल्ड ऑफ बीइंग, वर्ल्ड ऑफ जिसको बोलते हैं चीजों का गुण जो कभी बदलता नहीं है, शाश्वत सत्य का, फूल होने का जो दुनिया है, फूल होती है गुलाब, वो जो है विजिबल वर्ल्ड है, लेकिन फूल होने का जो इसेंस है, बीइंग है, वो जो है इंटेलिजिबल वर्ल्ड। तो उन्होंने दुनिया को 2 पार्ट में बांट दिया, अदर वर्ल्डली और जो हम देखते हैं, और इसको ज्ञान की दुनिया बता दिया। ये उनका थ्योरी ऑफ फॉर्म है। इसी को थ्योरी ऑफ डिवाइडेड लाइन से भी वो बांटते हैं, इंटेलिजिबल वर्ल्ड वर्सेस विजिबल वर्ल्ड। तो वो भी जान लीजिए। ये नॉर्मेटिविज्म या फिलोसॉफिकल नॉर्मेटिविज्म के सबसे बड़े प्रणेता रहे हैं। ये और एरिस्टोटल दोनों को फादर कह सकते हैं नॉर्मेटिविज्म फिलोसॉफिकल अप्रोच के। नॉर्मेटिविज्म का मतलब है कि समाज कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि कैसा है, और उसके लिए क्या आप प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर के जैसा, वो नॉर्मेटिविज्म है। इसका उल्टा है एम्पिरिसिज्म, जो जैसा है बस उसको वैसा डिस्क्राइब कर देना, और फिर उसमें जैसे सुधार हो सके उसके लिए कोशिश करनी। अब यहाँ पे फाइनली जो है उनके जो किताबें हैं, जैसे एक रिपब्लिक है कंसर्निंग जस्टिस, पूछा जाता है कि वो क्या है, उसका सेकंड टाइटल क्या है, कंसर्निंग जस्टिस है। ऑफ कोर्स वो एजुकेशन पे भी बहुत बड़ी ट्रीटी जो है रिपब्लिक मानी जाती है। इसके अलावा उनका अपोलॉजी जो कि डायलॉग है, जिसमें कि वो सोक्रेट्स को जो है वो के लिए वो आर्गुमेंट करते हैं कि क्यों वो सही थे, और उसको गांधी जी ने जो है अनुवाद किया था गुजराती में, फिर अंग्रेजी में भी बाद में शायद उसका अनुवाद किया गया। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। गांधी जी ने सोक्रेटिस को उसी बुक के आधार पर सत्यवीर की उपाधि दी थी, और सत्यवीर की कथा के नाम से जो है अपोलॉजी को उन्होंने किया था। ये सब ट्रिविया है। ट्रिविया मतलब होता है टिट बिट, इधर उधर की बातें जो कि पूछी जाती है एग्जाम में, इसको आप टिट बिट्स या ट्रिविया कह सकते हैं। तो यही है कि किस बुक को जो है गांधी जी ने अनुवादित किया गुजराती में, तो है वो है अपोलॉजी। अपोलॉजी में किसको उन्होंने सत्यवीर कहा, तो सत्यवीर उन्होंने सोक्रेटिस को कहा। लाइक दिस टाइप ऑफ उनकी जो बुक है टेमास, उसमें नेचर, ब्रह्मांड का जिक्र है, ये सब भी पूछा जाता है। उनकी किस बुक में जो है लॉ पे आधारित स्टेट, जो कि उनका आइडियल स्टेट नहीं है, सेकंड बेस्ट स्टेट है, उसकी परिकल्पना कहती है, वो बुक का नाम है लॉज। तो इस टाइप के जो उनके जितने बुक हैं, स्टेट्समैन, सिंपोजियम एंड ऑल, वो सारे बुक्स जो हैं वो आपको याद रखने चाहिए, कम से कम 7-8 बुक। और जो ट्रिविया, जैसे कि एक और ट्रिविया है कि जब सोक्रेटिस को जहर दे के मारा गया था डेमोक्रेसी में, तो उनको भागना पड़ा था काफी साल तक, जो इधर उधर इटली उटली भटकते रहते, सिसिली एंड अदर्स, तो उनको भी एक्साइल में जाना पड़ा था प्लेटो को। और यहाँ आप एरिस्टोटल को याद कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल एथेंस से भाग गए थे कैलिचस आइलैंड में, क्योंकि उन्होंने ये फेमस वर्ड कहा था कि हम दूसरी बार किसी फिलोसफर का वध नहीं होने देंगे एथेनियन के हाथों में। तो ये सारी जो ट्रिविया है वो भी आपको, एक और ट्रिविया कि उन्होंने जो एक स्कूल खोला था फिलोसफी का, उसका नाम ही एकेडमी था। तो ये भी पूछा जाता है एथेंस के, ये एथेंस के रहने वाले भी थे, सोक्रेटिस के जो है शिष्य थे, एरिस्टोटल के गुरु थे, ये सब भी ट्रिविया पूछा जाता है। और मैं बहुत चीज छोड़ रहा हूं, लेकिन बहुत चीज मैंने आपको बताया। उसी तरह से आइए यदि एरिस्टोटल में आइए, तो ये भी जो है एक अजीब कॉम्बिनेशन है। जस्ट लाइक प्लेटो, ये भी नॉर्मेटिविज्म फिलोसॉफिकल अप्रोच के पिता हैं, लेकिन इनमें इंपेरिसिज्म भी घुसा हुआ है। अब देखिए ये कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे, ही वॉज द मास्टर साइंटिस्ट, ये ऑप्टिशियन भी थे, फिजिक्स का भी नॉलेज था, बायोलॉजी का नॉलेज था,
तो इन्होंने जो है इंपिरिकल बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन किया, इंडक्टिव जिसको कहते हैं, बॉटम अप। पहले जो है फैक्ट्स ऑब्जर्वेशन देखते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, अरेंज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और फिर उससे जो है थेसिस निकालते हैं। इंडक्टिव अप्रोच लिया, जबकि प्लेटो का अप्रोच जो है डिडक्टिव था, टॉप डाउन। पहले ही आप रैशनलिज्म से सोच लेते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं। इंडक्टिव अप्रोच अपनाया, उसी इंपेरिसिज्म के बेसिस पे, साइंटिफिज्म के बेसिस पे उन्होंने 6 टाइप का आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन निकाला। अब इस पे तो इतने क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, 6 टाइप का क्या था आप याद कर लीजिए। मोनार्की जो परवर्स होकर के टायरनी बदल जाती है, ओलिगार्ची रूल बाय फ्यू वेल्दी जो कि परवर्स, सॉरी एरिस्टोक्रेसी फ्यू वाइज मैन रूल करते हैं जो परवर्स होकर के जो है ओलिगार्ची फ्यू वेल्दी एंड कनेक्टेड लोग के शासन में बदल जाती है। और फिर पॉलिटी जो रूल बाय मैनी, वर्चुअस रूल है इन द इंटरेस्ट ऑफ मैनी, जो परवर्स होकर के डेमोक्रेसी रूल बाय मैनी बट इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्यू में बदल जाती है। 6 टाइप का। और ये जो साइकिल चलती है उसको उन्होंने रिवॉल्यूशन कहा था कि मोनार्की, टिरनी में और फिर एरिस्टोक्रेसी और इस तरह से बदलती जो है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज को उन्होंने रिवॉल्यूशन कहा था साइकिल को। उन्होंने गोल्डन मीन का प्रिंसिपल दिया जो उसी सब टाइम के आसपास या उससे और पहले जो है वो गौतम बुद्ध ने दिया था। गोल्डन मीन उन्होंने निकोमैकियन एथिक्स नाम के बुक में दिया था। ये भी जो है पूछा जाता है कि किस बुक में उन्होंने गोल्डन मीन का प्रिंसिपल दिया था। वैसे उनकी सबसे जो फेमस बुक है वो पॉलिटिक्स है, आपको याद रखना चाहिए। जस्टिस का इनका जो आइडिया है वो बहुत अलग है प्लेटो से। ये चले आते हैं उस टाइप की जस्टिस जिसको हम आज जस्टिस मानते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। इनका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है या जस्टिस जो है प्रोपोर्शनल इक्वलिटी पे बेस्ड था, मतलब कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड विद इक्वल, नॉट कि इक्वल अनइक्वल के साथ ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट टाइम उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो मैंने बताया उसका उन्होंने परिकल्पना की। इसलिए पूछा जाता है हु गेव द फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दैट इज एरिस्टोटल। और इसके अलावा उनका जस्टिस जो है वो मेरिट पे आधारित था कि जो जितना समाज के लिए कंट्रीब्यूट करता है उस तरह से उसको वेल्थ, इनकम या रिवार्ड या पॉलिटिकल ऑफिस जो है मिलने चाहिए। थ्योरी ऑफ स्टेट जो उनकी है वो बहुत अलग है अगेन प्लेटो से, जो कि प्लेटो के ये शिष्य थे। ये जो है लॉ पे आधारित जो अभी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित स्टेट की परिकल्पना करते हैं, जो उन्होंने प्लेटो के लॉज से लिया था। इसीलिए सबाइन ये कहते हैं कि प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट जो लॉ में था वो एरिस्टोटल का जो है बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट बन गया। हाउस होल्ड के बारे में उनके बड़े स्ट्रांग विचार हैं। उसमें वो औरतों को अंदर रखते हैं, मतलब प्राइवेट डोमेन में, पब्लिक डोमेन में नहीं जाने देते हैं औरतों को। बहुत डेरोगेटरी इनका विचार औरतों के बारे में, ये भी आपको बताना चाहिए। इनफर्टाइल मैन, अधूरा मैन उन्होंने कहा है। इसके अलावा स्लेव को वो एक तरह से प्रॉपर्टी मानते हैं, स्लेवरी का सपोर्ट करते हैं, इस पर भी काफी उनकी बुराई होती है। प्रॉपर्टी को, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्लेटो जो है बिल्कुल खत्म करना चाहते थे, कम से कम गार्जियन क्लास के लिए। यहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो लॉक के जैसा जो है वो सपोर्ट करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से आदमी का मोरल डेवलपमेंट होता है उसको, लेकिन उसके लिए काफी कंडीशंस लगाते हैं। बुक्स और उनके कंटेंट भी आपको पता होने चाहिए। जैसा मैंने अभी बताया कि निकोमैकियन एथिक्स में उन्होंने जो है गोल्डन मीन का प्रिंसिपल दिया। इस टाइप के कुछ कुछ उनके जो बुक्स हैं जान लीजिए, पढ़ लीजिए और उसमें क्या क्या है एक दो लाइन भी जानिए। उनके बारे में ट्रिविया तो मैंने बताया कि उनको जो है कैलिचिस आइलैंड में शरण लेनी पड़ी थी, वो मैसेडोनिया के थे। और ये भी एक ट्रिविया है कि उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को बचपन में पढ़ाया था, तो वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर भी थे। चूंकि वो एथेंस के नहीं थे और मैसेडोनिया एथेंस में झगड़ा हो गया था तो उनको भागना पड़ा था। एक और ट्रिविया है कि उनकी जो एकेडमी है उनका नाम लीसम था, तो लीसम या लाइकम भी कहते हैं, वो भी पूछा जाता है। उनके जो कोट्स हैं जो पॉलिटी के बारे में उन्होंने दिया था, मैंने हर जगह दिया है, 1500 क्वेश्चन में भी दिया है, वो सब देख लीजिए। कुछ कुछ कोट उनके जो है पूछे जाते हैं। अब यदि मैकियावेली पे आते हैं तो सबसे पहली बात है कि उनको जो है अपने काल का शिशु माना जाता है। ये रेनेसा, वो रेनेसा में पैदा हुए थे इटली में। रेनेसा मतलब वो नव जागरण, पुनर्जागरण का वक्त था जहां पे कि आर्ट, साइंस, कम्युनिकेशन, पेंटिंग, इन सब के थ्रू जो है लिटरेचर एक नई करवट ले रहा था, अंधकार युग से बाहर निकल रहा था यूरोप, और उस समय को वो दर्शाते हैं पॉलिटिक्स में। इसीलिए उनको फर्स्ट मॉडर्न थिंकर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने दो चीजों दिया, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एक कि उन्होंने पहली बार मॉडर्न टाइम में सेक्युलरिज्म की परिकल्पना की कि चर्च और स्टेट अलग होना चाहिए, धर्म और राज का जो है बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने पहली बार जो है नेशन स्टेट की परिकल्पना की, जिसमें कि नेशनलिज्म आज इतना बड़ा जिसका जोर चला हुआ है, उसके पहले नेशन की उस तरह की मॉडर्न परिकल्पना किसी ने नहीं की थी। इसके चलते उनको फर्स्ट मॉडर्न थिंकर माना जाता है। उन्होंने पॉलिटिक्स को जो है मोरलिटी इथिक्स से अलग कर दिया, केवल धर्म से अलग नहीं किया, मोरलिटी इथिक्स से भी अलग किया। इसके लिए कई लोग उनकी बुराई करते हैं, लेकिन जो रियल पॉलिटिक्स अभी भी हम देखते हैं उसमें इथिक्स तो है नहीं, तो सब मैकियावेलियन पॉलिटिक्स ही सही मायने में दिखती है। तो जो सच था उन्होंने उसको बता दिया। बाद में मॉर्गनथाउ ने भी इसको समर्थन किया, कौटिल्य ने काफी पहले इसका समर्थन किया ही था।
उनका जो वर्चू का जो कॉन्सेप्ट है, वर्चू, ये वर्चू नहीं है, इटालियन वर्चू है, जो पॉरुस, उद्यमिता को दर्शाता है, जिसके बल पे कि कोई राजा अपने राज्य को बनाता है, स्थापित करता है और उसका विकास करता है, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए उन्होंने द प्रिंस में बताया है। फॉर्चूना जो है एक तरह का माल वोलेंट, वो औरत के को बताया है, मतलब जो कि तहस नहस कर देती है यदि आप उसको कंट्रोल ना करें अपने वर्चू से। तो फॉर्चूना और वर्चू के बारे में जो है पूछा जाता है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि वो किसके ज्यादा समर्थक थे। वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के समर्थक थे। आपको प्रिंस पढ़ के लगेगा कि वो मोनार्किज्म के समर्थक नहीं, उन्होंने मोनार्किज्म के समर्थक नहीं की। और उनका जो कोट है बहुत फेमस है कि यदि कोई ऐसा मौका आता है तो जितना प्रिंस या राजा जैसा बेवकूफी करते हैं वैसे एक जनरल पब्लिक भी करती है, कोई जनरल पीपल जो है उससे अलग नहीं होते हैं। उन्होंने ये कहा था कि पीपुल के जवान में जो है भगवान का जवान है, मतलब कि पीपुल यदि मिल करके डेलिब्रेट करके कोई डिसीजन लेते हैं तो भगवान का डिसीजन। इस तरह से रिपब्लिकनिज्म, कई लोग ये यहां तक कहते हैं कि जो अभी मॉडर्न अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो मैकियावेली का जो रिपब्लिकनिज्म है उस पर आधारित है। उन्होंने बहुत चीजें कहा था कि गन राइट होना चाहिए, इमिग्रेशन को बढ़ावा देना चाहिए, उस टाइप की सारी बातें अमेरिकन रिपब्लिकन में हैं। उनका जो बुक्स है उस पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ बड़े छिपे हुए बुक है। आर्ट ऑफ वॉर पूछा जाता है। बाकी जो उनके दो बुक बहुत फेमस है, प्रिंस और डिस्कोर्स ऑन लिवी, ये तो सब लोग आप लोग जानते होंगे। डिस्कोर्स ऑन लिवी में उन्होंने रिपब्लिकनिज्म की परिकल्पना की है, उसके बारे में बताया है। और जो प्रिंस है उसमें उन्होंने मोनार्किज्म और कैसे एक राजा को अपना राज स्टैब्लिश करना चाहिए, वो एक तरह का एडवाइस टू द प्रिंस या किंग है। इसके अलावा आर्ट ऑफ वॉर के बारे में पूछा जाता है किसने लिखा है, जो कि मैकियावेली के अलावा सुन जू ने भी एंशियंट टाइम में लिखा था और माओ जेदांग ने भी लिखा था, इसलिए ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसके अलावा उनके जो गोल्डन एस है वो भी एक पोएम है, वो भी पूछ दिया जाता है गोल्डन एस किसने लिखा है। ये बड़ा सुनने में अजीब लगता है और इसलिए ये सेटर इसको पूछ डालते हैं। तो बुक्स एंड कंटेंट उसके थोड़ा बहुत देख लीजिए, और उनके बारे में बहुत सारे ट्रिविया हैं, वो सब भी ट्रिविया जो है वो आप जान लीजिए कि किंग को किस टाइप का लाइन एंड फॉक्स उन्होंने कहा, उसके मॉडरेट बिहेवियर होने चाहिए, वो कैसे मेडिची रेजिम में जो है वो एक तरह के रिपब्लिकन थी। मेडिची रेजिम आया तो उसको भगा दिया गया। वो उन्होंने फ्लोरेंस का हिस्ट्री लिखा है, किस सिटी स्टेट से तो फ्लोरेंस, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई कई ट्रिविया इनके बारे में पूछा जाता है। ये भी एक ट्रिविया है कि ही इज कॉल्ड चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। अब आइए यदि हॉब्स पे आते हैं, तो हॉब्स का सबसे पहला आपको जानना चाहिए कि वो साइंटिफिसिज्म, एक बार एरिस्टोटल जैसा जो है साइंटिफिसिज्म दिखाते हैं फिजिक्स मैकेनिक्स पे। उनके लिए मैन इज नथिंग बट बंडल ऑफ मैटर इन मोशन है। तो मोशन जो हमारे अंदर में जो चलता है, मेटेरियल मोशन, वही जो है इमोशन क्रिएट करता है, वही हमें एवर्सन एंड डिजायर पैदा करता है, एपेटाइट एंड एवर्सन पैदा करता है, और उसी से हम गाइडेड होते हैं। एक तरह का हेडोनिज्म का प्रिंसिपल, साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म, बाद में जिसको यूटिलिटेरियनिज्म में भी अपनाया, कि हम हमेशा जो है खुश होना चाहते हैं, प्लेजर लेना चाहते हैं और पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। और ये प्लेजर पेन हमारे शरीर के अंदर जो मोशन होता है, एटॉम का मोशन समझ लीजिए, और हमारा जो वाइटल मोशन है हार्ट का एंड पल्पिटेशन का और लंग्स का, वो उससे जो है वो गाइडेड होता है कि किस चीज को देख के हमको खुशी होती है, किसको देख के हमें एवर्सन होता है, हेडोनिज्म। ये जो है एकदम इंपेरिसिज्म के समर्थक माने जाते हैं, उसी तरह से कि मैकियावेली हैं और थोड़ा बहुत जो है एरिस्टोटल हैं। क्योंकि इनका साइंटिफिक बेसिस पे है तो ये इंडक्टिव अप्रोच अपनाएंगे, ये काफी साइंस की बातें करेंगे, साइंस के बेसिस पे ही अपनी उन्होंने पॉलिटिकल थॉट जो है उन्होंने बनाया है। ये रियलिज्म के भी एक तरह से बड़े प्रोपोनेंट माने जाते हैं, मतलब ये इसमें कोई आइडियलिज्म नहीं है जो है, तो इस मायने में ये मैकियावेली को कंपीट करते हैं। मैकियावेली की तरह ही ये जो है ह्यूमन नेचर को बहुत ही निगेटिव वे में देखते हैं। ये मैच करता है मैकियावेली और इनका, ह्यूमन को एक फिकल, सेल्फ सेंटर्ड, ईगोइस्ट, दुष्ट प्रवृत्ति का मानना, जो जहां मौका मिले दूसरे को जो दबोच ले, उस पर बुली करे, इस टाइप का नेचर वो ह्यूमन का देखते हैं और उसी के बेसिस पे अपनी जो है पॉलिटिकल थॉट बनाते हैं। हॉब्स जो है मॉडर्न काल में बहुत सारे फर्स्ट हैं। ही इज फर्स्ट टू गिव सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, फर्स्ट टू गिव कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव लिबर्टी, फर्स्ट टू मॉडर्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ, फर्स्ट टू गिव इंडिविजुअलिज्म, जिसके बेसिस पे कि लिबरलिज्म बनी। क्योंकि ये ग्रुप की बात ही नहीं करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर इंडिविजुअल, मेड बाय द इंडिविजुअल। जो सॉवरेन से जो इंडिविजुअल जुड़ता है वो बिल्कुल एकदम डायरेक्ट जुड़ता है, कोई ग्रुप के थ्रू नहीं जुड़ता, इंडिविजुअलिज्म। और ये अजीब कॉम्बिनेशन है इंडिविजुअलिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म का। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और ये या यूनिक कॉम्बिनेशन है, और इसको जो है पूछा जाता है। एब्सोल्यूटिज्म मतलब इनके जो सॉवरेन था वो लेवाइथन, दैत्य के जैसा था। सॉवरेन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं होता। ये भी पूछा जाता है कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसका वो पार्टी नहीं था, वो थर्ड पार्टी होता है जो पार्टी भी नहीं है, लेकिन उसको सारी शक्तियां, सारे अधिकार जो है वो सौंप देती है
जो लोग करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके चलते बस इसके लिए कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखे, उनको शांति से जीने दे, उसके सारे हुक्म को मानती है, बहुत ही कम राइट अपने पास सेल्फ प्रिजर्वेशन और फैमिली के ओनर को बचाने के अपने पास में रखती है। तो ये सारी बातें जो हैं हॉब्स है, हॉब्स की भी बुक्स जान लीजिएगा, इनके बुक्स भी जैसे कि डी से डी सिवे, डी कॉर्पोरे, डी होमो, ये सब जो बुक उन्होंने लिखा है वो सब जानिएगा। इसके अलावा उनकी जो लेवाइथन है वो तो बहुत फेमस बुक है, तो और भी बुक्स को देख लीजिएगा, उनके बारे में ट्रिविया जो मैंने कुछ कुछ बताया वो सब याद है। जैसे एक ट्रिविया है कि उनको जो है मॉन्स्टर ऑफ माल्स में वेरी कहा जाता है, माल्स में वेरी, देख लीजिए जहां वो पैदा हुए हैं, माल्स में वेरी। तो वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इतनी निगेटिव उनका थॉट था और इतने, जिसको बोलते हैं ना कॉलिंग स्पेड द स्पेड, जो जैसा है उसको ऐसा कहना। तो इसके चलते जो है उनको बहुत लोग पसंद नहीं करते थे, जब कोई इस तरह का कटु सत्य बोलता है तो वो पसंद नहीं आता है, तो उनको इस तरह की इमेज के चलते उनको मॉन्स्टर और माल्सबरी कहा जाता था। तो ये एक तरह का ट्रिविया, ऐसे कई कई ट्रिविया उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अब आइए इस स्लाइड में जो अंतिम है, फिर दूसरी स्लाइड में भी ये जारी रहेगा सिलेबस के अनुसार। तो लॉक जो है वो तो बहुत फेमस हुए, जबकि हॉब्स की तुलना में वो कम साइंटिफिक है, वो गॉड को इन्वोक करते हैं, लेकिन फिर भी इतने पॉपुलर क्यों हुए समझिए? क्योंकि उन्होंने बहुत मॉडरेट व्यू अपनाया, ह्यूमन का थोड़ा पॉजिटिव लिया, थोड़ा निगेटिव लिया, स्टेट ऑफ नेचर को उन्होंने हॉब्स की तरह वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल नहीं कहा, नेस्टी पुअर ब्यूटी सॉलिटरी ये सब नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक ठाक से ही रह पाते हैं हम सोशिएबल होते हैं, ह्यूमन का नेचर, एक दूसरे को नेचुरल लॉ के बेसिस पे हम सह सकते हैं, लेकिन कोई हायर पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होता है, उसके चलते हर कोई अपने केस में भी और दूसरे केस में भी जज जूरी एग्जीक्यूशनर बन जाता है। इसके चलते जो स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ बड़ी प्रिकैरियस पीस की होती है, ऐसा उनका कहना था। तो चूंकि उन्होंने मॉडरेट व्यू लिया ह्यूमन नेचर का, स्टेट ऑफ नेचर का, तो उनको लोगों ने पसंद किया। उन्होंने गॉड को भी इन्वोक किया, जैसा मैंने आपको बताया। उन्होंने पहली बार जो है पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने डिवाइन राइट को बिल्कुल काट कूट के डस्टबिन में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि जो सॉवरेनिटी है वो पीपुल में रहती है, लेकिन उन्होंने कहा कि पीपुल खुद अपने को शासन नहीं करते हैं, वो सॉवरेनिटी वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को दे देते हैं। पहले अपने लेजिस्लेचर चुनते हैं, उस लेजिस्लेचर में से कुछ लोग जो है गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन पीपुल कभी भी जो है उस गवर्नमेंट को बदल सकती है यदि गवर्नमेंट आर्बिट्ररी हो जाए, निरंकुश हो जाए तो। इसके अलावा उन्होंने पहली बार जो है लिमिटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की परिकल्पना की। ऐसी गवर्नमेंट जिसका कि फंक्शन लिमिटेड है, जो कि नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए बना है, ना कि उसको कतरने के लिए, जो लोगों के भलाई के लिए बना है, ना कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, उसके हाथ पांव भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से बंधे हुए हैं जिससे कि सिटीजन के। और यही सब जो है बेडरॉक बन गया लिबरलिज्म का, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, natural rights. He was the first to give the theory of natural right of life, liberty, property right को उन्होंने इतना ज्यादा बढ़ाया। उन्होंने वर्कमैनशिप मॉडल दिया है। उन्होंने ऐसे कहा जैसे कि गॉड कोई चीज को बनाता है तो वो उसका क्रिएटर, उसका ओनर होता है, वैसे ही अपने लेबर से हम जो कुछ भी बनाते हैं वो चीज के हम कंप्लीट ओनर उसी तरह होते हैं जैसे अपने बॉडी के कंप्लीट ओनर होते हैं। इसको वर्कमैनशिप मॉडल कहते हैं, या लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इसको बाद में नॉजिक ने इसका मजाक बनाया था। प्रॉपर्टी राइट्स को वो इनएलिनेबल मानते हैं, कोई छीन नहीं सकता, स्टेट आपका प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता कॉमन गुड के लिए, ये एकदम शाश्वत आपका अधिकार है। उसी के बेसिस पे कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म की स्थापना हुई है। इसलिए वो ओरिजिनेटर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म कहे जाते हैं, फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म कहे जाते हैं। उनके जो बुक हैं और उनके कंटेंट, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। सेकेंड ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट या 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में वो अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग कंसर्निंग ह्यूमन नेचर, ये देख लीजिएगा, कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो भी है, उसमें वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनका ब्रेन क्या है, उनका नेचर क्या है, उसके बारे में लिखते हैं। और उसमें वो टैबुला रेसा का जो है वो कॉन्सेप्ट देते हैं, व्हाइट स्लेट, ब्लैंक स्लेट, की बच्चे का जो दिमाग होता है वो एकदम ब्लैंक स्लेट के जैसा होता है, उसमें जो लिखिएगा कुछ लेकर के लोग नहीं आते। इसीलिए उनको जो है लोग इंपेरिसिस्ट कहते हैं, रैशनलिस्ट नहीं कहते हैं प्लेटो के जैसा। इंपेरिसिस्ट वो हुआ जो कहता है ज्ञान का स्रोत केवल और केवल सेंस एक्सपीरियंस है और कुछ भी है ही नहीं। तो ये सारी चीजें लॉक के बारे में आप जान लीजिएगा। इनके और भी जो बुक हैं, टॉलरेशन पे एंड मेनी अदर, उसको भी देख लीजिएगा। और इनके बारे में जितनी ट्रिविया है, जैसे कि ये स्लेव ट्रेड से भी इन्होंने पैसा कमाया अमेरिका में। इन्होंने नॉर्थ कैरोलिना या कैरोलिना, देख लीजिएगा, उस स्टेट का जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा था। ये सब भी इनके बारे में ट्रिविया है, और कई अन्य भी ट्रिविया इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। यदि हम कंटिन्यू रखें, रूसो को कंटिन्यू करें,
तो रूसो का सबसे जो आपको याद रखना चाहिए, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, कि ही वॉज ए रिबेलियन अगेंस्ट ब्रूट रीजन, जबकि वो इनलाइटनमेंट के थिंकर थे, लेकिन वो रीजन को, साइंस को, फिलॉसफी को, मॉडर्न सिविलाइजेशन को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, सबको दूसते थे, सबको डेराइड करते थे, सबका मजाक बनाते थे। उनका कहना था कि मॉडर्न सिविलाइजेशन ने ह्यूमन नेचर को खराब कर दिया है। पहले हम नॉबल सैवेज होते थे, साधु के जैसे होते थे, अपने में मगन रहते थे, अब हम दूसरे के नजर में जीते हैं। जो मॉडर्न काल में तो और भी हो गया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हम दूसरे के नजर में ही सही मायने में जीने लगे हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो कहते थे कि यही सब बुराई का जड़ है, इसी ने इनइक्वलिटी पैदा किया है समाज में, इसी ने कानून ऐसे बनाए हैं जो दबे कुछ लोग को और दबाता कुचलता है। क्योंकि उनका कहना था कि जिन लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी बटोर लिए वही शासक बने, वही कानून बनाने वाले बने, और उन्होंने ऐसे कानून बनाए कि उनकी प्रॉपर्टी हमेशा बनी रहे। तो समाज में जितनी बुराइयां हैं सबका वो जड़ प्राइवेट प्रॉपर्टी को मानते थे। इसके अलावा उन्होंने भी लॉक की तरह पॉपुलर सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन लॉक के जैसा उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये सॉवरेंटी पीपल में रहती है, पीपल में ही बसती है और कहीं निकल नहीं सकती है, किसी को डेलीगेट नहीं किया सकता है। सो ही वाज अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये पूछा जाता है। सो ही वाज सपोर्टर ऑफ डायरेक्ट, पार्टिसिपेटिव और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। उनका जो जनरल विल है वो डेलिब्रेशन ही तो था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नोबल सैवेज मैंने आपको बता दिया। जनरल विल जो है, इसके बारे में तो बहुत चीजें आपको जानना चाहिए। जनरल विल एक तरह कॉमन माइंड है, कॉमन गुड के लिए जो डिसीजन लिया जाता है, जब सभी मिलकर के ऐसा निर्णय लेते हैं जो सबके भले के लिए होता है, जब सभी ऐसा निर्णय लेते हैं जो अपने हायर सेल्फ से गाइडेड होता है, अल्ट्रुइस्ट सेल्फ से, ट्रू सेल्फ से, रियल सेल्फ से, तो जनरल विल होता है। उनके जो बुक हैं, खास करके छुपे हुए बुक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो उनके बुक का नाम ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया। इमिली जो उनके बुक थी वो एजुकेशन पे उन्होंने लिखा था, जहां पे कि नेचुरलिज्म को वो समर्थन करते हुए दिखते हैं। नेचुरलिज्म मतलब कि नेचर ने जिस तरह से मैन वुमेन को बनाया है उसको कहते थे मत चेंज करो। मैन जो है वो लड़ेगा, अब बाहर निकलेगा, कमाएगा, औरत सुंदर दिखेगी, घर में रहेगी, घर को सजाएगी, संवारेगी, ये नेचुरल वुमेन को। उनका कहना था एजुकेशन जो वुमेन को, एक बच्ची, गर्ल बच्ची को नेचुरल वुमेन बना दे बेस्ट, और एजुकेशन वो जो एक मर्द बच्चे को रियल जो है नेचुरल मैन बना दे। इसको जो है मैरी वोस्टनक्राफ्ट ने पुरजोर ढंग से काटा था अपने बुक विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन में, ये कहते हुए कि ये दकियानुसी विचार है मर्द औरत में, इस तरह से नेचर के बेसिस पे फर्क करना। उनकी जो अदर जो छुपी हुई बुक है वो कन्फेशन है, वो भी देख लीजिएगा, और भी कुछ बुक उनके छिपे हुए हैं, वो सब पढ़ लीजिएगा नेट से या मेरे गाइड से। और ट्रिविया तो बहुत सारे उनके ट्रिविया है। बाद में जो है वो एक ट्रिविया तो यही है कि ही वाज रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन। वो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एक तरह से फिलोसफर माने जाते हैं। ये भी ट्रिविया है कि किस बुक एस्से के लिए उनको अवार्ड मिला था, तो वो मॉडर्न आर्ट एंड साइंस ने कैसे डिबेस कर दिया है उसके लिए मिला था। ये भी एक ट्रिविया है कि उन्होंने किस बुक में जो स्टेट ऑफ नेचर की परिकल्पना की थी, तो वो ऑरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी में किया था। ये कई जगह मैं भी कंफ्यूज होकर मैंने कहीं अलग बातें कही है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ज्यादा अच्छा ये है कि उन्होंने ऑरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी में ये कहा था। इस टाइप के ट्रिविया टाइप के क्वेश्चन भी उनसे जो है पूछे जाते हैं, उनके कुछ कुछ कोट भी पूछे जाते हैं, पढ़ लीजिएगा। जेएस मिल जो है वो चैंपियन थे लिबर्टी के, ऑन लिबर्टी उनका भूल नहीं सकते। उन्होंने कई तरीके से हार्म प्रिंसिपल से, सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग के थ्रू जो है उन्होंने लिबर्टी को की वकालत की थी। इसके अलावा वो मॉडिफाई किया था उन्होंने क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म को, इस बेसिस पे कि वो हैप्पीनेस एंड प्लेजर में वो फर्क करते हैं, हायर प्लेजर लोअर प्लेजर में विभाजित करते हैं। उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया था कि इट इज बेटर टू बी ए मैन डिससेटिस्फाइड देन ए पिग सेटिस्फाइड, a normal human being dissatisfied than Socrates dissatisfied, like that। ये सब कोट पूछा जाता है। लिबर्टी उनके लिए सबसे ऊपर था। एक यूटिलिटेरियन स्टेट का भी अल्टीमेट पर्पस वो कहते हैं हैप्पीनेस ना हो के लिबर्टी है, ये कोट पूछा जाता है। ही वॉज ए रिलक्टेंट डेमोक्रेट, क्योंकि उनको लगता था कि डेमोक्रेसी जो है टिरेनी ऑफ मेजोरिटी में बदल जाती है, माइनॉरिटी के राइट को कुचल दिया जाता है। इसके अलावा वो एक क्वालिफाइड सोशलिस्ट भी थे। आप याद रखिए कि वो मार्क्स के टाइम में ही इंग्लैंड में रहते थे, दोनों में कोई खास लगता नहीं है कि कोई जान पहचान था, लेकिन ये भी जो है वर्कर्स के राइट, वर्कर्स को पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और कई सोशलिस्ट थॉट जो हैं ये इनके आप पढ़ सकते हैं। तो एक तरह से सोशलिस्ट भी थे वो माइनॉरिटी राइट के चैंपियन तो थे ही, वो फेमिनिस्ट भी थे, वो लिबरल फेमिनिस्ट थे। अपने वाइफ हैरियट टेलर के साथ मिलकर उन्होंने सब्जेक्शन ऑफ वुमेन लिखा था।
और वुमेन राइट के वो चैंपियन राजा राम मोहन रॉय की तरह थे, उनके लिए जस्टिस जो है परफेक्ट ऑब्लिगेशन है, मतलब ऐसा ऑब्लिगेशन जिसको आप चूक ही नहीं सकते, आपका दूसरे के प्रति एकदम परफेक्ट ऑब्लिगेशन है कि आप उसको वो अलाउ करें, दैट इज जस्टिस। बाकी इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन है, आप चाहें तो करें ना करें। उनके जो बुक्स हैं खास करके यूटिलिटेरियनिज्म पे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पे, पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन पे, ये सब को आपको भूल नहीं सकते हैं। 4-5 बुक काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा उसमें क्या क्या है, थोड़ी बहुत एक एक लाइन उनसे रिलेटेड ट्रिविया भी याद कीजिएगा कि जेरेमी बेंथम के दोस्त थे इनके फादर जेम्स मिल। जेम्स मिल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरशाह थे और जेएस मिल ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया था। ये सब ट्रिविया है, बेंथम ने इनको बचपन में पढ़ाया भी था। इसके अलावा ट्रिविया ये है कि इन्होंने हम लोगों को बारबेरियन टाइप का कहा था, कोई राइट्स डेमोक्रेसी इन सब का नहीं दिया था। ये सब भी छोटी छोटी ट्रिविया है, निगेटिव भी है। इसके अलावा ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के समर्थक थे, सेकंड चैम्बर के समर्थक थे, हर तरह से माइनॉरिटी राइट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उस टाइप की बातें इनमें है। इनके जो कोट्स है, मैंने एक तो बताया, ऐसे 4-5 कोट मैंने अपने गाइड में और 1500 क्वेश्चन में दिया है, जो लाइक ओवर हिज ओन बॉडी एंड लाइक दिस मैन इज ए चैंपियन एंड लाइक दैट, जो जो भी इन्होंने बात कहा है, कई कई चीजें इन्होंने कही है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, सुनने में इंटरेस्टिंग लगती है और वो एग्जाम में पूछे जाते, तो कोट जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स पे तो क्या 1 मिनट में कुछ कहा जा सकता है क्या, लेकिन यदि फिर भी कोशिश करें तो हिस्टोरिकल मेटेरियलिस्टिक डायलेक्टिज्म इनका इसेंस है। ये कई बार पूछा जाता है, या तो ऐसा पूछा जाएगा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्शन ऑफ मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री, या कहा जाएगा इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, या कहा जाएगा हिस्टोरिकल डायलेक्टिज्म, या मेटेरियलिस्टिक डायलेक्टिज्म, या डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। ये सब इनका जो है इसेंस है, ये बात याद रख लीजिए। और इन्होंने ये लिया था बेसिकली डायलेक्टिकल आइडियलिज्म लिया था हेगल से, और आइडियलिज्म को मेटेरियलिज्म में बदल दिया इन्होंने। इसी से जुड़ा हुआ है कि इनके अनुसार बेस जो है वो डिटरमिन करता है सुपर स्ट्रक्चर को। सोसाइटी का बेस में ये मानते थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है वही बेस को जो है कंट्रोल करता है, और वही जो क्लास जो बेस को इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है वही सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। सुपर स्ट्रक्चर में आती है पॉलिटिक्स, लॉ, आर्ट, कल्चर, स्कल्पचर, मीडिया, बुक्स, पॉपुलर थॉट, डिस्कोर्स, ये सारे आइडियोलॉजी, ये सब जो है वही क्लास कंट्रोल करता है जो बेस में मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा उन्होंने विदरिंग ऑफ स्टेट की परिकल्पना की थी कि एक समय ऐसा आएगा कि स्टेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्टेट को उन्होंने कहा था कि वो जो बोर्जोइज क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, उसके इंटरेस्ट को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए यूज होती है, तो उसको खत्म हो जाना चाहिए। उसके लिए बीच में जो है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट्स आएगा, और फिर जो है परफेक्ट कम्युनिज्म आएगा जहां की कोई भी स्टेट नहीं रहेगा। क्लास लेस स्टेट लेस सोसाइटी की परिकल्पना की थी उन्होंने। ऐसा कभी हुआ नहीं। इवन जो सोशलिस्ट स्टेट जिसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट स्टेट, उसमें स्टेट ही तो सब कुछ है। इमेंसिपेशन उनका मेन जो है, मतलब मुक्त कर देना इंडिविजुअल को क्लास स्ट्रगल से, क्लास वॉर से, क्लास के डोमिनेंस से, इनइक्वलिटी से, इन सब से यदि मुक्त कर देना तो वही पॉलिटिक्स का काम होना चाहिए इनके अनुसार से। और वो तभी होगा जब एक क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी होगा जहां हर कोई अपनी एबिलिटी के अनुसार जो है सोशल प्रोडक्शन में जुड़ेगा इक्वल बेसिस पे, और अपने नीड के अनुसार प्राप्त करेगा जो प्रोडक्शन होगी, जहां कोई क्लास नहीं होगा, कोई हिरार्की नहीं होगी, कोई राजा कोई रंक नहीं होगा, तब इमेंसिपेशन होगा। जैसा मैंने बताया, इन्होंने स्टेट का एक इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी दिया। ये हायर लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है। इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी ऑफ स्टेट मतलब स्टेट बन जाता है एक इंस्ट्रूमेंट क्लास डोमिनेंस का। बाद में इसको लुई अल्थर्जर ने थोड़ा स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ स्टेट देकर के कि कैपिटलिस्ट स्टेट जो होती है वो बहुत सिंपल नहीं है कि वो केवल उस समय जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके इंटरेस्ट को बढ़ाती है। उसका मेजर काम होता है कि कैपिटलिस्ट सोशल स्ट्रक्चर को लगातार प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस करना, जिससे कैपिटलिज्म बरसों बरसों तक बना रहे। इन्होंने एलिनिएशन का जो थ्योरी दिया, आप उसको पढ़ लीजिएगा। 4 टाइप का किस बुक में दिया, ये भी मैंने कई जगह दिया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। आइडियोलॉजी जो है, जर्मन आइडियोलॉजी में इन्होंने लिखा कैमेरा ऑब्सक्यूरा। एक बार एक बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था। आइडियोलॉजी को ये एक तरह से कहते हैं कि फॉल्स कॉन्शियसनेस है, मतलब कि आपको उल्टा दिखता है। यदि आप आइडियोलॉजी के सम्मोहन में हैं तो आपको जो चीज सीधा दिखना चाहिए वो उल्टा दिखेगा,
और आइडियोलॉजी वो बनाते हैं जो क्लास शासन करता है, और आपको वो भरमाने के लिए बनाते हैं। एक तरह का वो तिलस्म या जादू या इंद्रजाल है, और आप उस आइडियोलॉजी में फंसे रहते हैं। आपके आंख के ऊपर पर्दा रहता है और आप पे डोमिनेशन चलता रहता है, आपको पता ही नहीं चलता है। यही उनका कॉन्सेप्ट है आइडियोलॉजी के बारे में। रिवॉल्यूशन वो कहते हैं कि जब स्टेट को हम पलट देंगे, जब क्लास स्ट्रगल में जो है, जो दबे कुचले क्लास हैं, वो क्लास को खत्म कर देंगे, तो वो एक रिवॉल्यूशन है। तो कम्युनिज्म एक रिवॉल्यूशन है। उनके जो बुक्स हैं, तो कम से कम 10-15 बुक हैं। यदि आप तो कोशिश करें कि उसके मेजर बुक को जरूर याद कर लें। पूछा जाता है ऑलवेज कि इसमें से कौन उन्होंने लिखा, कौन नहीं लिखा। उनके जो कोट्स हैं बहुत फेमस है गांधी जी की तरह, तो जरूर देख लीजिए। उन पे भी जो बुक लिखे गए हैं वो भी जान लीजिए थोड़ा बहुत। और उनकी जो ट्रिविया है, वो तो बहुत सारे ट्रिविया हैं, उसके बारे में जान लीजिए। एक ट्रिविया है कि एक किसी ने पूछ दिया था कहीं पे कि वो किस स्टेट के सिटीजन थे। वो किसी स्टेट के सिटीजन नहीं थे, वो सिटीजन लेस बेचारे मरे, क्योंकि जर्मनी ने उनको अपना सिटीजनशिप से दखल कर दिया था। बाद में इंग्लैंड ने भी सिटीजनशिप नहीं दिया। तो इस टाइप की बातें जो हैं वो उनकी ट्रिविया है। जैसे एक ट्रिविया है कि वो यंग हेगेलियन थे अपने जमाने में, और वो यंग हेगेलियन से बहुत ज्यादा जो है प्रभावित भी थे। तो इस टाइप की ट्रिविया। जॉन रॉल जो है, फाइनल ये है इस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का लास्ट मिनट जो मैं रिवाइज करा रहा हूं। जॉन रॉल कई तरीके से बहुत यूनिक थिंकर है मॉडर्न जमाने में। वो पहली बार मॉडर्न जमाने में, मतलब 20th सेंचुरी में, उन्होंने नॉर्मेटिविज्म को फिर से एक बार रिवाइव कर दिया। ना ही नॉर्मेटिविज्म बल्कि फिलोसॉफिकल अप्रोच को भी। उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन को भी रिवाइव कर दिया। उन्होंने कांत के बाद कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं किया था, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया। तो वो उसी श्रेणी में आ गए। हॉब्स, लॉक, रूसो, कांत और फिर रॉल को आप जोड़ सकते हैं। और वो उसी तरह से नॉर्मेटिज्म के प्रणेता बने जैसे कि एरिस्टोटल और प्लेटो। इसके अलावा वो डिओन्टोलॉजिस्ट थे कांत के जैसा। डिओन्टोलॉजिस्ट जो गांधी जी भी थे, मतलब कि जो आपका मीन्स है, जो माध्यम है जिसके थ्रू आप अपना गोल प्राप्त करते हैं, वो माध्यम या मीन्स भी सही होना चाहिए, वो जस्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए। बाई हुक एंड क्रूक जो है आप कोई चीज को प्राप्त कर ले तो एंड जस्टिफाइड मीन्स जो मैकियावेली कहते हैं, जिसको टेलियोलॉजिकल व्यू कहते हैं, जो यूटिलिटेरियन व्यू है, उसको वो काटते थे। इसीलिए ही वॉज अगेंस्ट यूटिलिटेरियनिज्म, याद रखिएगा, पूछा जाता है। उनके अनुसार से समाज का जो पहला वर्चू किसी सोशल अरेंजमेंट का होना चाहिए वो जस्टिस होना चाहिए। उनके अनुसार से जस्टिस का फर्स्ट वर्चू फेयरनेस है। मतलब आपको फेयर, आपको दिखना चाहिए कि आप न्यायोचित आप बंटवारा काम कर रहे हो। फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ, जिसको प्राइमरी सोशल गुड कहते थे, पॉलिटिकल ऑफिसेज, अवार्ड, ये प्राइमरी सोशल गुड का बंटवारा यदि फेयर ढंग से होता है तो न्याय हो रहा है। न्याय फेयर बंटवारा है समाज में, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सोसाइटी उनके अनुसार से कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज था, ये पूछा जाता है। उन्होंने ओवरलैपिंग कंसेंसस की परिकल्पना की, मैं यहां एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस रट लीजिए अभी, नहीं तो जाके नेट पे पढ़ लीजिएगा। हायर लेवल क्वेश्चन सीयूईटी में शायद ही पूछे। ओरिजिनल पोजीशन जो है उनका स्टेट ऑफ नेचर जैसा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। वेल ऑफ इग्नोरेंस उनका एक नॉवल जो है, एक कंस्ट्रक्ट था, जिसमें कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, उनके आंख पे जो है पर्दा है, उनके बुद्धि पे पर्दा है, एमनेसिया है, उनकी पूरी मेमोरी लॉस हो गई है। उनको कुछ पता नहीं कि वो किस क्लास, किस कास्ट, किस जेंडर, कौन सा साइकोलॉजिकल प्रोपेंसिटी, कुछ भी उनको पता नहीं है। तो ऐसे में जो है एकदम न्यायोचित वो व्यवस्था करते हैं, और वो रैशनल सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल होते हुए भी वही उसी नतीजे पर पहुंचते हैं जो रॉल अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में देते हैं। उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, जो उन्होंने 1971 में बुक लिखी, वो जो है इंड स्टेट थ्योरी ऑफ जस्टिस कहलाती है। इसके वर्सेस जो नॉजिक का इंटाइटलमेंट थ्योरी या प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस कहलाती है, सबस्टेंशियल थ्योरी ऑफ जस्टिस कहलाती है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे बेस्ड है, जो कि बेस है खुद डिफरेंस प्रिंसिपल या सोशल इक्वलिटी प्रिंसिपल पे। उनके जो थ्योरी ऑफ जस्टिस का जो लेक्सिकल प्रायोरिटी है, मतलब कि किसको पहले दिया गया किसको बाद में, ये भी कई जगह पूछा जाता है। उन्होंने बेसिकली दो प्रिंसिपल दिया था अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में, एक लिबर्टी प्रिंसिपल और इक्वलिटी प्रिंसिपल। लिबर्टी प्रिंसिपल को पहले नंबर पे रखते हैं कि सभी को इक्वल लिबर्टी मिलनी चाहिए, मोस्ट एक्सटेंसिव इक्वल लिबर्टी सबको। सेकंड में इक्वलिटी प्रिंसिपल रखते हैं, उसको भी दो पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट है फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पॉलिटिकल ऑफिसेस को ऑक्युपाई करने का, और सेकंड वो रखते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल की इनइक्वलिटी बंटवारे में, मेटेरियलिस्टिक बंटवारे में इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें ग्रेटेस्ट एडवांटेज जो है ग्रेटेस्ट बेनिफिट जो है लीस्ट एडवांटेज सेक्शन, जो दबे कुचले वर्ग हैं, उनको होनी चाहिए।
जिसको गांधी जी भी कहते थे कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए आप क्या करते हो। तो इस बेसिस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको डिफरेंस प्रिंसिपल कहते हैं, वो लास्ट प्रायोरिटी उन्होंने रखी थी। तो 3 प्रायोरिटी हो गए समझिए, फर्स्ट लिबर्टी प्रिंसिपल, सेकंड फेयर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल और थर्ड में द डिफरेंस प्रिंसिपल। ये उनका जो है प्रायोरिटी थी। यहां पे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वो निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे, ना पॉजिटिव लिबर्टी, जबकि वो मॉडर्न लिबरलिज्म के समर्थक थे। दोनों में क्या फर्क है नेट पे जाके पढ़ सकते हैं, मेरे गाइड में भी। सेकंड याद रखिएगा कि वो कभी जो है वो कॉमन गुड के लिए इंडिविजुअल राइट के हनन के समर्थक नहीं थे। इंडिविजुअल राइट को हमेशा वो ऊपर रखते थे। समाज को कोई अधिकार नहीं कि अपने कॉमन गुड के नाम पे इंडिविजुअल राइट को। तो एकदम थ्रू एंड थ्रू वो क्लासिकल लिबरलिस्ट जैसे दिखते हैं, लेकिन उन्होंने उसको चेंज करके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस देके, वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना करके उसको एक अलग रूप दे दिया, जिसको मॉडर्न लिबरलिज्म कहते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और वेलफेयर स्टेट को अलाउ करती है। लेकिन इतने के बावजूद भी उनके बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं कम्युनिटेरियन थिंकर्स और फेमिनिस्ट थिंकर। कम्युनिटेरियन थिंकर मतलब कि माइकल सेंडर, माइकल वॉल्जर, माइकल अल्स्टेडेयर एंड चार्ल्स टेलर, ये सब जो हैं कम्युनिटेरियन थिंकर हैं। इनके अनुसार से रॉल जो है इतना ज्यादा इंडिविजुअलिस्ट दिखते हैं, जो सीबी मैकफर्सन जिसको कहते हैं पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, उनमें भी दिखती है। और वो ऊपर नहीं उठ पाते हैं, वो समाज को तोड़ते हैं। समाज को तोड़ते नहीं, समाज को अंडरमाइन करते हैं, क्योंकि उनका जो रॉलिसियन इंडिविजुअल है वो स्वार्थी, एकदम एक एटोमिस्टिक इंडिविजुअल है जो समाज से कटा हुआ है। ऐसे में समाज के भले के लिए कोई लॉ कैसे वो बनाएगा। बेसिकली यही बात वो कहते हैं कि इनकम्बर्ड सेल्फ का जो एक परिकल्पना करते हैं वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सेल्फ जो है सिचुएटेड होता है, इम्बेडेड होता है अपने सोशल सेटिंग में, जो इल्टन मायो कहते हैं, याद कीजिएगा। इसके अलावा फेमिनिस्ट कहती हैं कि रॉल्सियन इंडिविजुअल जो रॉल का दिखता है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो मेल दिखता है। कहने को तो वो वेल ऑफ इग्नोरेंस है, लेकिन वो मेल दिखता है, वो इगोइस्ट दिखता है, वो कम्पिटिटिव दिखता है। उसमें सारे वो गुण दिखते हैं जो कि मेल में होते हैं। फीमेल के गुणों को जो है उन्होंने अंडरमाइन किया है। इसके चलते जो थ्योरी ऑफ जस्टिस बनती है उसमें वुमेन के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें परिवार को शामिल नहीं किया जाता है। परिवार में वही जो है दबाव, वही कुचलना, वही बना हुआ है डिस्क्रिमिनेशन, वही डोमिनेशन मेल का। और ये प्राइवेट पब्लिक डोमेन को काट नहीं पाती है। पब्लिक डोमेन में केवल जो है वो बात करती है जस्टिस की, लेकिन प्राइवेट डोमेन में पूरी इनजस्टिस है, उसके बारे में कोई बात ये नहीं करती। सुजान मिलर ओकिन को आप याद कर सकते हैं, जिन्होंने इन सब के चलते ही रॉल के थ्योरी को फेमिनिस्ट रूप में जो है एक तरह से फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से रीफॉर्मुलेट किया। सो डियर स्टूडेंट, दिस ऑल इज अबाउट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इससे ज्यादा मैं नहीं बक सकता हूं। आई होप कि आप इसको आंख बंद करके यदि 4 बार सुनेंगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चन तो इसी से आ जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट में देखते हैं दो स्लाइड में। फर्स्ट स्लाइड में 1/2 मैंने लिखा है, राजा राम मोहन रॉय को देखिए। इसमें जो जल्दी में आप यदि रिवाइज करना चाहें, ही इज कॉल्ड पायनियर ऑफ इंडियन रेनेसा, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ इंडियन इनलाइटनमेंट एंड मतलब साइनिंग स्टार इन द फर्मेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड लाइक दैट, जो टैगोर ने कहा था। वो मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ और देख लीजिएगा उन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा था। फर्स्ट मॉडर्न इंडियन थिंकर, ये सब जो है कहलाते हैं। ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहलाते हैं। अब इनका जो थॉट देखिएगा तो ये बेसिकली अद्वैतवाद में बिलीव करते हैं, मतलब मोनिज्म में, कि गॉड वन है। ये मेन इनका थॉट है। इसके अलावा ये जो है यूनिटेरियनिज्म उसी से मिलता जुलता है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में 3 गॉड की कल्पना की जाती है, उसको वो काटते हैं। यूनिटेरियन सोसाइटी उन्होंने बनाया था। इसके अलावा वो यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन देखते हैं, कि हर रिलीजन में जो है एक गॉड की कल्पना की जाती है, पैगंबर सॉर्ट ऑफ, और उसमें जो है आफ्टर लाइफ की बात की जाती है, आत्मा की बात की जाती है, लेकिन खुद वो जो है आफ्टर लाइफ और आत्मा में परहैप्स विश्वास नहीं करते हैं। ही सपोर्टेड ब्रिटिश रूल। ये बिल्कुल है, क्योंकि उनको लगता था कि इससे जो है हमारा सोशल रिफॉर्म होने में आसानी होगी, और वो सोशल रिफॉर्म करने के बाद ही पॉलिटिकल लिबर्टी चाहते थे। उनका यदि और देखेंगे पॉलिटिकल थॉट, तो वो एक तरह के लिबरल यूटिलिटेरियन थे, लाइक बेंथम के वो काफी फैन भी थे। लॉक की तरह वो प्रॉपर्टी राइट के चैंपियन थे, मतलब लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी जो कहते हैं। एंड वुमेन्स राइट के भी, वो राइट ऑफ फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस के भी बहुत बड़े चैंपियन थे। और ही वॉज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। इनके साथ में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को याद कर सकते हैं, जिन्होंने कि सती प्रथा को खत्म किया। ही वॉज ए कॉस्मोपॉलिटनिज्म, मतलब कि हम वर्ल्ड सिटीजन हैं, जस्ट लाइक टैगोर, अपने देश की सीमा से बंधे हुए नहीं हैं।
उन्होंने वर्ल्ड कांग्रेस की प्रस्तावना की थी, मतलब ये भी पूछा जा सकता है। उनके जो बुक्स हैं वो सबको याद कर लीजिए, उसमें से एक मतलब कि उर्दू या फारसी में लिखी हुई बुक भी है, वो सब याद कर लीजिए। उनके जो सोसाइटी है 3-4, उनके जर्नल, उनसे रिलेटेड जो ट्रिविया है, लाइक उनको राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर टू जो राजा थे उन्होंने, अब जो मुगल बादशाह थे उन्होंने राजा की उपाधि दी, वो क्यों गए थे इंग्लैंड, तो उनके लिए पेंशन बढ़ाने के लिए गए थे, लाइक दैट। बहुत सारे ट्रिविया जो हैं आप इनके बारे में जान सकते हैं। गांधी जी के बारे में तो बहुत चीजें आपको जाननी चाहिए, लेकिन यहां मैं बहुत शॉर्ट में आपको दे रहा हूं कि उन पर जो 4-5 लोगों का जो इन्फ्लुएंस था, जैसे रस्किन का ऑन टू द लास्ट, या थोरू का सिविल डिसोबीडियंस, टॉल्स्टॉय का लाइक पैसिफिक एनार्किज्म, वो सारे आपको पता होना चाहिए। उन पे प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटस का भी काफी प्रभाव था, बैसनिज्म का प्रभाव था, जैनिज्म का आपको पता है, अहिंसा वहां से उन्होंने लिया था। तो उनकी जो टर्म्स हैं ये सब पूछे जाते हैं। नई तालीम मतलब कि एक हाथ से स्किल सीखना, उस तरह की शिक्षा जो आपको कुछ करने के लायक बनाती है, तो होल सोल एजुकेशन। हिजरत मतलब कि वॉलंटरी एक्साइल, यदि आपको राजा बहुत परेशान कर रहा है तो आप उस जगह को ही छोड़ देते हैं। सत्याग्रह एक सोल फोर्स उनके लिए था, सत्य के लिए आग्रह। सर्वोदय ऑन टू द लास्ट उन्होंने लिया था, उसका अनुवाद किया था रस्किन का। टालिस्मान मतलब ये था कि आंख बंद करके सोचिए, सबसे पंक्ति में अंतिम खड़ा व्यक्ति, सबसे जो दरिद्र है या सबसे जो मार्जिनलाइज है, डिसएडवांटेज है, उसको यदि आपके एक्शन से फायदा पहुंचा है तो वो कीजिए। यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए गांधी जी क्या कहते हैं? नो, आप ये देखिए कि ग्रेटेस्ट जो है हैप्पीनेस, आप लास्ट व्यक्ति जो पंक्ति में है, सबसे पिछड़ा हुआ, क्या उसके आंखों में खुशी ला सकते हैं? वही एक्शन मोरल है, तालिस्मान। ओसनिक सर्कल जो है उनका इस टाइप का था कि नॉन हिरार्किकल, नॉन कोअर्सिव ऑथोरिटी के बेसिस पे, बिना कोई कोएर्सिव या हायरार्किकल अथॉरिटी के बेसिस पे इंडिविजुअल से लेकर के और नेशन तक कैसे जो है ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ये ओसनिक सर्कल था। उसी में उनका ग्राम स्वराज का भी कॉन्सेप्ट था। स्वराज का उनका कॉन्सेप्ट मैंने पूरा इस वीडियो बनाया है। वो एक तरह का इंडिविजुअल के लिए मोरल डेवलपमेंट था, मोरल सेल्फ डेवलपमेंट, मोरल रीजनरेशन, मतलब आप इतना मोरली परिपक्व बन जाते हो, आप गॉड लाइक हो जाते हो। और एक कम्युनिटी के लिए वो जो है एक तरह का सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट टाइप ऑफ कम्युनिटी था, जो सरकार पे निर्भर नहीं रहती है, वो खुद अपने पैदा करती है, अपना खाती है और सुख चैन से जो है हार्मनी से रहती है। ये उनके कॉन्सेप्ट स्वराज का था। उनके जो जितने आश्रम है, फोनिक्स आश्रम से लेकर के और साबरमती आश्रम तक सब याद कर लीजिए, मैंने कई जगह दिया है। उनके जो बुक्स हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका एंड मेनी अदर, सर्वोदय एंड ऑल। उनके जो जर्नल हैं लाइक इंडियन ओपिनियन, जिसमें उन्होंने सत्याग्रह नाम के लिए खोज किया था, हरिजन एंड यंग इंडिया एंड मेनी अदर, याद कर लीजिए। उनसे रिलेटेड ट्रिविया जो उनके कोट्स बहुत सारे हैं, वो याद कर लीजिए। ट्रिविया तो उनकी जो है, जैसे कि एक ट्रिविया है कि पूना पैक्ट जो हुआ था अंबेडकर जी के साथ में, उसमें गांधी जी ने खुद साइन नहीं किया था, उनके बिहाफ में मदन मोहन मालवीय साइन किए थे। तो इस टाइप की छोटी छोटी बातें जो है ट्रिविया भी पूछी जाती हैं। अंबेडकर के बारे में देखिए, उनपे जो इन्फ्लुएंस था जॉन डेवी का, जो कि उनके शिक्षक भी थे कोलंबिया में, ये पूछा जाता है, जिनसे उन्होंने प्रैग्मेटिज्म सीखा। जॉर्ज ग्रॉट से उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, उनसे इन्फ्लुएंस हुए, ये दोनों पूछा जाता है। उनके जो टर्म्स हैं, ग्रेडेड इनइक्वलिटी, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कास्ट सिस्टम के बारे में उन्होंने कहा था, ग्रेडेड इनइक्वलिटी है। चलिए एक लाइन में बता ही देते हैं। जैसे मान लीजिए दलित है, तो उनका कहना था कि दलित में भी जो है आपस में इनइक्वलिटी है। एक ऊपर क्रीमी लेयर है, उसके नीचे मिडिल दलित हैं और नीचे एकदम दबे कुचले। अब ये जो क्रीमी है, जो कि रिजर्वेशन ले लिए, आईएएस आईपीएस बन गए, वो नीचे वाले अपने ही दलित को दबाते हैं। दिस इज ग्रेडेड इनइक्वलिटी। एंड मतलब कि हर जो लेवल पे जो कास्ट सिस्टम में जो लेयर है, वो ऊपर के द्वारा दबाया जाता है और अपने से नीचे को दबाता है, ग्रेडेड इनइक्वलिटी। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, उन्होंने जो है बुक भी लिखी, ऐसे पैम्पलेट लिखा था। उनके जो बुक्स हैं बहुत सारे, वो याद कर लीजिए। कोट्स जो हैं, गांधी जी की तरह इनके कोट हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने कई दिया है, 1500 क्वेश्चन में, वो सब देख जाइए। ट्रिविया में जो है उनको मॉडर्न मनु कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। पूना पैक्ट तो मैंने बताया है, गांधी जी के साथ हुआ था, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट जो है कंप्रोमाइज करना पड़ा, लेकिन वो उसके लिए खुश नहीं थे। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में तो उनका जो रोल था ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ओलिगार्ची के पार्ट नहीं थे। यहाँ पे ग्रेनविल ऑस्टिन बोलते हैं कि नेहरू, पटेल, आजाद और आजाद, देख लीजिएगा, नेहरू, पटेल, आजाद और एक और, ये लोग जो हैं बेसिकली एक
4 लोग जो हैं वो ओलिगार्ची बनाते थे, सबसे पावरफुल कनेक्टेड पर्सन, लेकिन उसमें अम्बेडकर नहीं थे, ध्यान रखिएगा। ही बिकेम फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने हिंदू कोड बिल पे जो है रिजिग्नेशन दे दिया था। ही वॉज ओनली वन मेजर लीडर इंडिया का जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, जबकि गांधी जी ने केवल सेकेंड राउंड टेबल में भाग लिया था। ही वॉज अगेंस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उनको लगता था कि और ये कास्ट सिस्टम को डीप जो है एक तरह से सींचेगा यदि गांव में, और जात पात को बढ़ाएगा यदि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को करेंगे। ही वॉज फॉर ए सेंट्रलाइज काइंड ऑफ सिस्टम, जहां पे कि हम कास्ट व्यवस्था को तोड़ सकें। उनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी है, सोसाइटी है, जर्नल है, इन सबको जरूर याद कर लीजिए। मेरे वीडियो में भी है, हर जगह है, गाइड में है, हर जगह याद कर लीजिए। सावरकर के बारे में यदि आप देखिए तो उनका जो हिंदुत्व का फिलॉसफी है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। वो एक कल्चरल कॉन्सेप्ट था, याद रखिए, वो रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं था। उनका जो हिंदू राष्ट्र है उसके 3 कंपोनेंट थे, टेरिटोरियल आइडेंटिटी, रेशियल एंड कल्चरल। उनका जो हिंदुइज्म और हिंदुत्व में उन्होंने फर्क किया था, उनका कहना था कि हिंदुत्व एक बहुत बड़ा कल्चरल कॉन्सेप्ट है, हिंदुइज्म एक रिलीजियन है, जो इंडिया के रिलीजियन है वो उसका एक पार्ट है। हिंदुत्व में बुद्धिज्म भी आता है, जैनिज्म, सिद्धा, योगा एंड मेनी अदर जो इंडिया में जो रिलीजन पैदा हुए हैं वो सब हिंदुत्व के पार्ट बनते हैं। हिंदू उनके अनुसार से वो हैं जो कि हिंदू माँ बाप के संतान हैं, मतलब कभी न कभी उनके जो 4 फादर्स थे वो हिंदू थे। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर अरुणाचल प्रदेश जो भारतवर्ष है उसको अपनी पुण्य भूमि, पितृभूमि मानते हैं, ये उनका कहना है। और वो जो है ऐसे रिलीजन को फॉलो करते हैं जो इंडिया में ही पैदा हुई है। तो इंडिया में कौन पैदा नहीं हुई है? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, ज्यूज, मतलब तो ये सब जो मानते हैं वो हिंदू नहीं है, उनका कहना। लेकिन बौद्ध हिंदू हैं, जैन हिंदू हैं, लाइक दैट। उनका जो नेशनलिज्म था वो भी कल्चरल नेशनलिज्म था। वैसे वो मतलब कि नेशन स्टेट की जो डेफिनेशन है यूरोप की, उसको वो मानते थे। उनकी जो सोसाइटी थी, अभिनव भारत याद कर लीजिए, इंडिया हाउस, फ्री इंडिया सोसाइटी। उनकी बहुत सारे ट्रिविया हैं कि वो हिंदू महासभा के 7 साल तक प्रेसिडेंट रहे। आरएसएस उनके ही फिलॉसफी पे बनने के बावजूद भी आरएसएस में उन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया। ही वॉज ए रैशनल एथीस्ट, मतलब उन्होंने हिंदू रिचुअल से अपना जो है अंतिम संस्कार करने की भी मनाही की थी, और वो कॉ प्रोटेक्शन सब में बिलीव नहीं करते थे, वो एक तरह एथेइस्ट थे। 1857 को उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने पतित पावन टेम्पल रत्नागिरी में खोला था, मतलब सेटअप किया था, एस्टैब्लिश किया था। इंदिरा गांधी ने उनके ऊपर जो है पोस्टल स्टैंप रिलीज किया था। उन्होंने स्लोगन दिया था, हिंदुआइज पॉलिटिक्स एंड मिलिटराइज हिंदुराम। ये पूछा जाता है। उनकी जो बुक है हिंदू पाद शाही, बहुत छुपा हुआ है। हिंदुत्व, हु इज हिंदू, काला पानी, मोपला, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने लिखा है। कौटिल्य के बारे में यदि आप देखिए तो इनका तो मल्टीपल नेम ही है, चाणक्य, विष्णुगुप्ता, ये सब भी ट्रिविया है। प्रैग्मेटिज्म, मिस्टर मेहता जो कहते हैं कि ये प्रैग्मेटिज्म का जीता जागता एग्जाम्पल है, मतलब प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, ब्रूटल रियल पॉलिटिक्स एंड रेजॉन डेटा। रेजॉन डेटा का मतलब होता है नेशनल इंटरेस्ट। इन्होंने जो सप्तांग एंड मंडला थ्योरी दिया उसका इसेंस जो है, एंड जो है वो नेशनल इंटरेस्ट है। सप्तंगा उन्होंने 7 लिम्स के जैसा एक ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दिया, जिसमें स्वामी एक माथे के जैसा है, अमात्य जो है, जो मंत्री हैं वो आंख हैं, फ्रेंड्स या मित्र जो हैं वो कान हैं, कोष जो है वो मुख हैं, और दंड या स्टेट क्राफ्ट या आर्मी जो है वो ब्रेन है, दुर्ग जो है आर्म है, और जनपद लेग है। इसको भी याद कर सकते हैं, कई जगह पूछा गया है। मंडला जो है 12 सर्कल ऑफ किंग्स स्टेट है, 72 इसमें एलिमेंट्स हैं। विजयगुसी जो है वो विजय होने वाला राजा है, जिसके पर्सपेक्टिव से पूरी मंडला थ्योरी दी गई है। मध्यमा, उदासीन, ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अकरंद जो है वो फ्रेंड एट द बैक है, रियर है। पार्सनी ग्राहा जो है एनिमी एट द बैक है। ज्योग्राफिक डिटर्मिनिज्म को दर्शाता है, माने कि जैसे एक एग्जांपल, ये ज्योग्राफी कैसे डिटरमिन करता है रिलेशन को, कि जो नेवर होते हैं वो नेचुरल एनिमी होते हैं। ये देखिए इंडिया चाइना कैसे, इंडिया पाकिस्तान कैसे एनिमी हो गया, लेकिन इंडिया रसिया या इंडिया यूएसए एनिमी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारा नेवर नहीं है, उससे हमारा कोई जमीन का झंझट नहीं होता है। सदगुना उन्होंने जो है 6 बताया, संधि, विग्रह, याना, आसना, समसराय, दवदिभावा। आप सबका मीनिंग जान लीजिए, गाइड में भी ये पढ़ लीजिए। चतुर उपाय बताया, सामा, दाना, दंड, अभेदा, इसका भी मीनिंग जान लीजिए। एनार्की उन्होंने मत्स्य न्याय को बताया इंटरनेशनल रिलेशन में, जो कि अभी एनार्की कहते हैं। ट्रिविया उनके बारे में है कि जो आर सामा शास्त्री वो ऑफिशियल थे, जिन्होंने की ओरिएंटल लाइब्रेरी बैसूर में इसकी जो है खोज की थी। इसके अलावा गोपा, राजुका, कर्णिका, ये सब जान लीजिए। गोपा एक विलेज हेडमैन है।
राजू का जो है जुडिशियल ऑफिसर है, कर्णिका अकाउंट्स ऑफिसर है, ये रेवेन्यू कलेक्टर भी है। ये सब बहुत तरह के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी पूछा जाता है, लेकिन बहुत कम चांस है। अब आइए फाइनली कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पॉलिटिकल कल्चर। इसमें जो डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन देख लीजिएगा, एक तो लुसियन पाई का देख लीजिएगा और आलमंड का। मैं कहूंगा उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, मैंने गाइड में भी दिया है हर जगह। सिविक कल्चर जो बुक थी 1963 की, आलमंड एंड भरवा को, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्होंने। इसमें 3 टाइप के पॉलिटिकल कल्चर बताए, सब्जेक्ट, पैरोकियल एंड पार्टिसिपेटिव। इन तीनों का मिक्सचर जो है सिविक कल्चर कहलाता है। 3 ओरिएंटेशन हैं जिसके बेसिस पे इन्होंने 3 टाइप बताया, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, अफेक्टिव, इवैल्यूएटिव, किस तरह का एटीट्यूड आप पॉलिटिक्स के प्रति रखते हैं, इसी पे तीनों ओरिएंटेशन है। 5 कंट्री में इन्होंने स्टडी किया था, यूके, यूएसए, इटली, जर्मनी, मैक्सिको। और ये पहला जो है इंपिरिकल स्टडी था, मतलब फैक्ट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड पॉलिटिकल कल्चर का। पॉलिटिकल पार्टी जो है, इस पे तो जैसे रॉबर्ट माइकल से लेके सार्टोरी, डोवर्जर, इन सब ने काफी काम किया है। इसमें जो टाइप हैं, कैडर बेस्ड पार्टी, शुरू में सब पार्टी जो है कैडर बेस्ड होती हैं, फिर वो मास पार्टी बनती हैं, फिर कैच ऑल पार्टी बन जाती हैं। पार्टी का रोल जैसे कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन में है, इन पार्टी और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में भी है, सोशलाइजेशन में भी है, और मेरे अनुसार तो इवन इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में भी है। लेकिन इस पे कई स्टूडेंट मेरे कहते हैं कि सर शायद इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन हम लोगों ने पढ़ा है कि वो प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप करते हैं, बट मुझे लगता है कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन पॉलिटिकल पार्टी भी करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और इंटरेस्ट प्रेशर ग्रुप में सबसे अधिक फर्क ये है कि पॉलिटिकल पार्टी एकमात्र वो इंटिटी है जो कि पॉलिटिकल ऑफिस जो है उसको होल्ड करती है, मतलब पावर सीधे जो है वो लेती है और पब्लिक पॉलिसी बना के अपने आइडियोलॉजी के थ्रू जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भाग केवल पॉलिटिकल पार्टी लेती है, ये जो प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप नहीं लेते हैं। ये दोनों में मेजर जो है एक तरह का डिफरेंस है। इसीलिए एसी फाइनर जो है वो प्रेशर ग्रुप को एनोनिमस एम्पायर कहते हैं, मतलब वो दिखता नहीं है लेकिन वो अपना राजकाज चलाता है पर्दे के पीछे। पॉलिटिकल पार्टी पर्दे के आगे आती है। तो इनका रोल आपने देख लिया। जो इनका बेसिस है लाइक सोशल क्लीवेज थ्योरी की, सोशल क्लीवेज है जैसे इंडिया में कास्ट है, रिलीजन है, उसके अराउंड, या रूरल अर्बन सेंटर पेरिफेरी, इसके अराउंड जो है पॉलिटिकल पार्टी पार्टीजन पॉलिटिक्स करती है। लिप्सेट रॉकेट ने दिया है। आइडियोलॉजी के बेसिस पे लेफ्ट, राइट, सेंटर पार्टी हम लोग कहते हैं। पार्टी सिस्टम जो है वो जब 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कैसा रिलेशन है, इंटरेक्शन है, कैसा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, उसके बेसिस पे पार्टी सिस्टम हम कहते हैं। उसके जो डिफरेंट टाइप होते हैं, 1 पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, 2.5 सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, ये सब डुवर्जर ने दिया है। सार्टोरी ने उसको जो है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को आइडियोलॉजिकल सेपरेशन के बेसिस पे डिवाइड किया है कि क्या मॉडरेट प्लूरलिज्म है या प्लूरल प्लूरलिज्म है या फ्रैगमेंटेशन है या एटोमिस्टिक है, लाइक दैट। कंपैरेटिव पार्टी पॉलिटिक्स आपको जानना चाहिए। जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो काफी टाइटली जो है कंट्रोल्ड होती है। आइडियोलॉजिकल बहुत सेपरेशन होता है 2 पार्टियों के बीच में। ऑर्गेनाइजेशनल सेपरेशन भी होता है, व्हिप जारी होती है, एंटी डिफेक्शन लॉ होता है। मतलब किसी भी इशू पे जो 3 पार्टी मान लीजिए, तो तीनों एकदम अलग अलग रुख अपनाएंगे, क्योंकि पार्टी को टाइट रखना, उसको एका बनाए रखना, ये पावर में बने रहने के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में जरूरी। नहीं तो सरकार ही गिर जाएगी। आपने देखा अभी उद्धव ठाकरे का क्या हुआ, उनके हाथ से पार्टी ही निकल गई। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। आप इमेजिन कीजिए कि यदि उद्धव ठाकरे प्रेसिडेंट होते महाराष्ट्र के, सपोज एक नेशन है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विधानसभा में किसकी बहुमत है, नहीं है, वो प्रेसिडेंट बने रहते। तो वैसे में जो है पॉलिटिकल पार्टी में कोई आइडियोलॉजिकल बहुत सेपरेशन नहीं रहता। पार्टी काफी लूज हो जाते हैं एक दूसरे, एक ही इशू पे जो है एक्स पार्टी के आधे जो मेंबर हैं और वाई पार्टी के आधे मेंबर एक तरफ और आधे मेंबर दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं प्रेसिडेंशियल में। तो इस तरह का जो है आपको पार्टी सिस्टम डिफरेंट जगह कैसे इवॉल्व किया है, इंडिया में, यूएसए में, फ्रांस में, जर्मनी, इन सब पे भी, लेकिन उतना डीप इसमें नहीं पूछा जाएगा। इलेक्टोरल सिस्टम जो है उसमें टाइप जैसे कि एफपीटीपी, जिसका डिफरेंट नेम जो इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट हम कहते हैं, उसको ब्लॉक वोटिंग सिस्टम कहते हैं, सिंपल प्लूरिटी सिस्टम कहते हैं, मेजोरिटेरियन सिस्टम बोलते हैं, सिंगल बैलेट सिस्टम बोलते हैं, कई इसके नाम है, उसको जान लीजिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पार्टी लिस्ट सबसे फेमस है, वो भी क्लोज ओपन 2 टाइप के होते हैं। देन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड होता है। मिक्स मेंबर रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें दोनों मिला होता है, एफपीटीपी भी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी, जर्मनी में ये होता है। प्रेफरेंशियल वोटिंग जो है एक तरह का आप 1 2 3 4 रैंक करते हैं।
प्रेफरेंशियल वोटिंग में, वो एसटीवी से कुछ बहुत सारे मायने में अलग है, आप पढ़ सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। सेकंड बैलेट में जो है जैसे एफपीटीपी होती है, लेकिन जब किसी को 51% नहीं आता है तो टॉप 2 कैंडिडेट जो है उसके बीच में फिर सेकंड टाइम वोटिंग होती है, फिर एफपीटीपी में, तो इस बार तो एक जीतेगा ही। ये फ्रांस में होता है ऐसा। तो जैसे कि स्विट्जरलैंड में जो है एक कॉम्प्लेक्स पार्टी सिस्टम होता है, अमेरिका में एफपीटीपी है, यूके में एफपीटीपी है, इंडिया में एफपीटीपी है, जर्मनी में मैंने बताया मिक्स मेंबर रिप्रेजेंटेशन है, ऑस्ट्रेलिया में प्रेफरेंशियल है, फ्रांस में सेकंड बैलेट है, सब पूछा जाता है। डुवर्जर लॉ जो जरूर जान लीजिए, जैसे डुवर्जर लॉ कहते हैं कि यदि एफपीटीपी इलेक्टोरल सिस्टम है तो लॉन्ग रन में वो जो पार्टी सिस्टम है 2 पार्टी सिस्टम में बदल जाएगी। अभी वेस्ट बंगाल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था विधानसभा में, जहां पे कांग्रेस लेफ्ट जो है ऑलमोस्ट एनिलिसन हो गया उसका, क्योंकि वहां पे लोग जो जो हराना चाहते थे बीजेपी को, उन्होंने स्ट्रैटेजिक वोटिंग किया, इसके चलते थर्ड पार्टी जो है वो गायब हो जाती है। ये डुवर्जर लॉ है। अप्रोचेज मॉडल में देखें तो ट्रेडिशनल जो अप्रोच है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का, उसमें आता है हिस्टोरिकल अप्रोच, नॉर्मेटिव फिलोसफिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, मतलब ओल्ड इंस्टीट्यूशनल। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो लेस एनालिटिकल होगा, लेस फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन पे होगा, ज्यादा नॉर्मेटिव होगा, ज्यादा एनालिटिकल नहीं होगा, यूरोसेंट्रिक है, इस तरह की चीजें, लीगल फॉर्मल होगा, बहुत ज्यादा कंपेरेटिव नहीं होगा, कन्फिगरेटिव होगा, मतलब एक ही केस लेकर के बनाया गया, इस टाइप का। जो मॉडर्न अप्रोच है, जो उसमें बिहेवियरल अप्रोच है, मतलब फैक्ट्स ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड इंपीरिकल सिस्टम अप्रोच है। डेविड स्टन याद कीजिए, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच अभी हम लोगों ने देखा। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म मार्क एंड ऑल्सन ने 1984 में दिया। न्यू इंस्टीट्यूशन और ओल्ड इंस्टीट्यूशन में मेन फर्क यह है कि न्यू इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा जो है सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन, नॉर्म्स, बिहेवियर, इन सब पे जो है ध्यान देता है। जैसे कि इसके लिए मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन इज पैटर्न्ड बिहेवियर, मतलब कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनता है, जो कि एक बिहेवियरल स्ट्रक्चर बनता है। कास्ट सिस्टम जो है एक इंस्टीट्यूशन है, किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं वो भी एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में जो है बन जाता है। ये सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन जो इंस्टीट्यूशन है ये काफी एनालिटिकल है और फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशंस पे भी बेस्ड है, मल्टी डिसिप्लिनरी लाइक ऑल। पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो कि ईस्टन ने दिया, 7 क्रीडो ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म, जहां पे कि फैक्ट वैल्यू इंटीग्रेशन किया जाता है, सब कुछ फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन नहीं है। पोस्ट पॉजिटिविज्म का भी यही मीनिंग होता है, जो पॉजिटिविज्म से आगे बढ़ जाए। पॉजिटिविज्म भी क्या है, मतलब एक तरह का फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड, जो आप सेंस एक्सपीरियंस से जिन चीज को आप एग्जामिन कर सकते हैं वही ट्रू है या लॉजिकली ट्रू है, इसको पॉजिटिविज्म कहते हैं। इंपेरिसिज्म भी वही मिलता जुलता है, जो कि फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन, जो कि आप जिसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। तो पोस्ट जहां भी लग गया इसका मतलब वो उससे आगे निकल गया है। और साइंस, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में यही डिफरेंस है कि साइंस में आप फैक्ट वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन सोशल साइंस में नहीं। इसलिए यहाँ पे पोस्ट बिहेवियरिज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म और पोस्ट इंपेरिसिज्म ही माना गया, अल्टीमेटली इसी को सही माना गया। टाइप्स ऑफ रेजिम में आपको जानना है कि डेमोक्रेटिक रेजिम जो है वो पार्लियामेंट्री हो सकती है, प्रेसिडेंशियल हो सकती है, मिक्स्ड हो सकती है। मिक्स जैसे श्रीलंका या फ्रांस में है, जहां पे कि प्रेसिडेंट को तो एग्जीक्यूटिव पावर है ही, प्राइम मिनिस्टर को भी है, तो दोनों ही जो है मिल करके शासन करते हैं। पार्लियामेंट्री में केवल प्राइम मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जो प्रेसिडेंट या मोनार्क जो होता है वो ट्यूटलर हेड हो जाता है, नॉमिनल हो जाता है। प्रेसिडेंशियल भी उल्टा होता है, वहां पे प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको रियल पावर होती है, कोई प्राइम मिनिस्टर वहां पे नहीं होते हैं, पार्लियामेंट से वो सेपरेट होते हैं प्रेसिडेंट, जैसे अमेरिका में है। ऑथोरिटेरियन एंड टोटलिटेरियनिज्म के बीच में जो फर्क है वो मेन है कि टोटलिटेरियनिज्म जो है एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, ऑथोरिटेरियनिज्म उस टाइप का नहीं है, उसको स्टेटस को मेंटेन करना है, केवल राज करना है, कोई उसको अपोजिशन बर्दाश्त नहीं है। उस मायने में तो वो टोटलिटेरियन की तरह है। लेकिन टोटलिटेरियन रेजिम जो है जनता के जीवन में घुस जाती है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या उड़ना है, किस तरह से इंटरटेन होना है, क्या आपका थॉट लाइफ के बारे में होना चाहिए, वो सब पे जो है टोटलिटेरियन रेजिम का कब्जा होता है। जबकि ऑथोरिटेरियनिज्म इसके बारे में उदासीन रहती है, वो करने देती है लोगों को जैसा करना है, जब तक कि उसके राज पे कोई जो है आंच ना आए। पॉपुलिज्म एक नई तरह का डेमोक्रेसी से ही निकला हुआ एक निगेटिव टाइप का एक रेजिम है, जिसमें कि मेजोरिटेरियनिज्म होती है, मतलब कि आप ये कहते हैं कि चूंकि मेजोरिटी हमारे पास में है तो हम माइनॉरिटी का कोई जो है हमें मतलब नहीं है, हम उसको नहीं कोई खास तवज्जो देंगे। तो माइनॉरिटी को इसमें काफी परेशानी होती है। इसमें ट्रू पीपुल, अदर पीपुल का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है पॉपुलिज्म में, और वहां का जो सिंबल्स होते हैं जो मेजोरिटी पीपुल के, उसी को उभारना, उसी के बारे में बातें करना और इस तरह से राजकाज करना, जो कि डेमोक्रेसी को तो यूज करती है, क्योंकि जो मेजोरिटी होगी
पीपल, यदि वो मेजोरिटेरियनिज्म का शासन होगा तो उसको पसंद करेगी, उसको वोट देगी, तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये समाज में दरार पैदा करती है, उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है पॉपुलिज्म। तो ये सारे चीजें आप कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में लास्ट मोमेंट में याद रखिए। और बहुत कुछ हो सकता है कि मैं छोड़ दे रहा हूं। मुझे पूरी आशा है कि आपने मेरे गाइड को पढ़ा होगा, आपने जो है 1500 क्वेश्चन देखे होंगे, उसके बाद इसको यदि आप सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इस तरह से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन छोटे रखें। और यदि अभी तक आपने CUET PG गाइड नहीं लिया है तो अभी भी ले सकते हैं। मिलेंगे कल पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय।